प्रश्न आपके यहाँ पर पूछा गया था, लिखा हुआ था कि देसी घी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है। एक परिवार को देसी घी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि इस खाते में खर्च ना बढ़े। तो देखिए ऐसे प्रश्न दोस्तों जब एग्जाम में आपके आते हैं उसमें कंडीशन दिया होगा इसकी कीमत में इतनी वृद्धि कर दी गई, फिर कमी पूछेगा या कमी देगा तो वृद्धि पूछेगा। ये दो प्रश्न आपके बहुत आते हैं। तो देखिए कुछ नहीं करना है, इसको आप दो तरीके से लगा सकते हैं। देखिए एक 25% की वृद्धि बोला है तो एक तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं कि 25% की पहले आप ये बताइए फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4 होती है। 25/100 लिखेंगे ना तो 25/100 का मतलब होता है 1/4। इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 आ गई। अब यहाँ पर बोल रहा था वृद्धि हो रही है, वृद्धि लिखा है यानी ये मान लेते हैं कि पहले जो नीचे बटे में होता है ना वो प्रारंभिक मान होता है। अब वृद्धि बोला तो इसको इसके साथ जोड़ देंगे, यानी ये मान के चलते हैं कि पहले 4 था अब कितना हो गया है, 5 हो गया है। ठीक है ना, पहले 4 था अब कितना हो गया, 5 हो गया। इसका मतलब ये होता है। अगर आप फ्रैक्शन वाला नहीं समझ पा रहे तो ऐसे लगा सकते थे, मान लो 100 है हमारे पास, 25% की वृद्धि कर दी 125 हो गया। अब इसको काटोगे 25 चौको 100 होता है और 25 पंचे 125 होता है। तो यानी वही चीज फिर से आ गई 4 से 5। तो ये तो आप ऐसे कर लीजिए या फ्रैक्शन में कर लीजिए। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है तो प्रारंभिक मान नीचे वाला होता है जो हर में लिखा होता है डिनोमिनेटर में। तो ये मानिए 4 वृद्धि कहेगा तो 4 में 1 जोड़ दीजिएगा, कमी कहता तो 4 में 1 घटा देते 3 आता आपका। तो वृद्धि बोला था तो यहाँ 4 से 5 की वृद्धि हो रही है, आपको दिख भी रहा है। लेकिन यहाँ पर अब बोल रहा है कम वाला। यहाँ प्रश्न में पूछा गया है कि एक परिवार को देसी घी की खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए। जब वृद्धि देगा कमी पूछ रहा तो कमी कहाँ से होगा, 4 से 5 में हम बढ़ तो गए हैं, अब कम होना चाहते हैं। कम होने के लिए आपको 5 से स्टार्ट करना पड़ेगा और 4 में चलेंगे तभी तो कम की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न में बोला कितना % कम होना चाहिए, तो कम कहाँ से स्टार्ट होगा, 5 से चलेंगे 4 की तरफ तभी तो कम वाला आपका ये क्या कहते हैं आपका कंडीशन लग रहा है। तो 5 से 4 चल रहे हैं, 1 की कमी हो रही है, जो कमी हो रही है ऊपर लिखिएगा। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 5 से चले थे ना तो 5 नीचे लिख दीजिएगा। परसेंटेज में पूछा गया 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आपका 20% आ गया। इस तरीके से आपको लगाना था, इस तरीके से आपको लगाना था। अगर प्रश्न में मान लो 25% के यहाँ पर कह देता कि कमी हुई है तो कमी का मतलब होता कि हम ये मान के चलते कि 25% कमी है यानी पहली वैल्यू 4 होती। देखो कमी केस में समझ लो, अगर कमी यहाँ पर दिया होता क्वेश्चन में तब कैसे लगाते, मान लो यहाँ कमी दिया होता तो यहाँ पर कैसे लगाते। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, हम कहते हैं 4 वाली चीज कितनी हो गई, 4 में से 1 कम कर देंगे 3 हो गया। अब कहेगा वृद्धि बताइए, अब वृद्धि कितनी होगी। अब देखिए 4 से 3 में कमी हो रही है, अब वृद्धि के लिए पूछेगा तो 3 से 4 में बढ़ेंगे, 3 से 4 में बढ़ेंगे। कितना बढ़ा रहे हैं, 1 बढ़ा रहे हैं। बटे में फिर क्या आएगा, 3 आएगा। तब इसका आंसर आ जाता 33 सही 1/3%। तो इस तरीके से भी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब कमी देगा तो वृद्धि पूछेगा, वृद्धि देगा तो कमी पूछेगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आराम से लगा लीजिएगा। फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए, जो पूछेगा देखिएगा 5 से 4 में बढ़ना है तो कम कर रहे हैं 1। नीचे क्या आएगा, जहां से स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हमेशा नीचे लिखना है। यहाँ पे देख रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट क्या आ रहा था, 3 आ रहा था, बस ऐसे ही करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, लगा लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए पूछा गया था सेकंड नंबर में, इसमें बताइए इकाई अंक क्या होगा। देखिए इकाई अंक में कुछ हमारे डिजिट होते हैं, जैसे नंबर्स लिखे हमारे, तो याद रखिएगा 0, 1, 5 और 6। अगर ये कहीं आपको दिख जाते हैं बेस में, है ना, लास्ट डिजिट की हम बात कर रहे हैं, लास्ट डिजिट में अगर 0, 1, 5, 6 दिख जाता है तो उसका इकाई अंक वही सेम होता है। इकाई अंक क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर 1 दिख रहा है, यहाँ पर 5 दिख रहा है, इसका तो इकाई अंक सेम है, 1 होगा, इसका 5 होगा। अच्छा इसमें 4 दिया गया, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर जो इसका जो घातांक रूप है ना, इसके 2 डिजिट में हम क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, शेषफल आपको देखना है। 4 दूनी 8 और आएगा 13, 4 त्रिका 12, एक शेषफल आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, यानी यहाँ पर 4 की पावर 1 हो जाएगा, यानी 4 आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा 20। 20 में इकाई अंक क्या है, 0। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। आसान प्रश्न था, इस तरीके से आप लगा सकते हैं, है ना। आंसर आपका क्या आएगा, 0 प्रश्न का आंसर होगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका प्रश्न पूछा गया था कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डैश डैश 10 स्क्वायर बराबर 325 है। तो 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 9 के स्क्वायर का मान क्या होगा। अच्छा एक तो देखिए आपका कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई भी प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होती है। देखो एक चीज हम बता दे रहे हैं, जो प्राकृतिक संख्याएं आपकी होती है, नेचुरल नंबर जिसे बोलते हैं, वो आपकी 1 से स्टार्ट होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे होता है। इसके बाद पूर्ण संख्याएं हमारी जो होती हैं, पूर्ण संख्याएं जो हमारी होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से प्राकृतिक संख्याएं दिया है, 1 से स्टार्ट है। वैसे प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल का फार्मूला जो होता है, इसका आखिरी संख्या देखिए, अगर स्टार्टिंग से 10 लिखा है 10 लिखो, इसके अगला नंबर 10 के बाद क्या आता है, 11 आता है, दोनों को जोड़ दो 21 आता है, 6 से भाग कर दो, 2 पंचे 10, 2 तिरका 6, 3 सत्ते 21,
11 सत्तर 77, 77 गुणते 5 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 385। तो देख रहे हैं 385 योगफल दिया भी है। तो अगर कभी भी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछे तो इसमें क्या करना, जो संख्या लिखी हो लास्ट वाली वो लिखना, इसके अगला नंबर लिखना। 10 के आगे क्या आता है, 11 आता है, फिर दोनों को जोड़ देना, 6 से भाग कर देना, वर्गों का योगफल निकाल आएगा। बट प्रश्न में वर्गों पूछा था 3 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर, 9 के स्क्वायर का मान क्या होगा। अच्छा 3 के स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, मान लेते हैं 9 होता है। 6 के स्क्वायर 36 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। इस तरीके से आपका मान लो लिखा है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 900 आएगा। यहाँ पर हमने अगर 9 कॉमन ले लिया तो कितना आएगा, 9 कॉमन ले लेंगे, 1 आएगा, 9 चौको 36 आएगा, 9 नहीं है 81 आएगा, है ना। इस तरीके से आएगा, यहाँ पर 100 आएगा। अच्छा यही चीज जो हमने ब्रैकेट में लिखा है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं बताइए, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ब्रैकेट में स्क्वायर। और यही वैल्यू आपको दिया है क्वेश्चन में, कितना 385 दिया है, 385 दिया। 385 में 9 से मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 अपना 45, 9 72, 72 4 कितना होता है 76 होता है, 9 तरीका 27, 27 और 7 34 होता है, 3465 देखिए लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि इसमें वर्गों का योगफल नहीं पूछा था, वर्गों का योगफल इन्होंने डायरेक्ट दे रखा था। अगर मान लो बाई चांस अगर प्रश्न में पूछ लेता कि वर्गों का योगफल बताइए तो उसका हमने आपको ट्रिक बताया है कि जो लास्ट में संख्या लिखी हो वो संख्या लिखना, उसके अगला नंबर लिखना, दोनों को जोड़ देना, फिर 6 से भाग कर देना, वर्गों का योगफल निकाला आएगा प्राकृतिक संख्याओं का। प्राकृतिक संख्याओं का योगफल दिया था, यहाँ पर हमने क्या किया, 3 से स्क्वायर 9 के स्क्वायर पूछा गया था, इसमें हमने 9 कॉमन ले लिया। 9 कॉमन लेने के बाद यही जो क्वेश्चन में दिया था वही ब्रैकेट के अंदर आ जाता है। इसकी वैल्यू दिया है, इसकी वैल्यू रख देंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आसान प्रश्न था, लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा गया था, यदि 0.04 की पावर 2 है, डिवाइड इतना इतना और लिखा 0.2 की पावर y है तो y का। देखो ऐसे प्रश्नों में इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कहीं ना कहीं 0.2 के घात में ही आपका बनना चाहिए, क्योंकि दूसरे साइड जो हमारा राइट साइड है उसका हमारा बेस क्या 0.2 है। तो इसका मतलब लेफ्ट साइड में 0.2 का बेस रहना चाहिए, पावर कुछ भी हो, पावर से फिर पावर कंपेयर कर लेंगे तो y का आंसर आपका निकल आएगा। तो सबसे पहले देखिए डिवाइड में दिया गया है, डिवाइड वाला नंबर आप जानते हैं नीचे आएगा। अच्छा 0.4 इसका 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका 2 डिजिट में है तो 4 डिजिट में दशमलव लग जाएगा, 4 चौको 16 होता है, यानी यहाँ पर ये आएगा, ये आपका आ जाएगा मल्टी। डिवाइड करना है, डिवाइड करना 0.008 का डिवाइड करना है इनटू, ये तो आपका कितना होता है, ये तो इसको ऐसे रहने दो क्योंकि 0.2 के बेस में ही हमको चाहिए, है ना, 0.2 के बेस में ही चाहिए, इसलिए इसको कोई छेड़खानी नहीं करना है। अच्छा यहाँ 4 डिजिट में दिख रहा है, यहाँ 3 डिजिट में, 1 जीरो और बढ़ा लो, बढ़ा सकते हो। अब दशमलव हटा देना, अब ऊपर हो गया मात्र 16 है, नीचे 8 है, 16 कम 16, 16 50 80 होता है, 5 का भाग 1 में देंगे 0.2 आएगा। यहाँ पर 0.2 है कि पावर 6 है, यहाँ पर मान लेते हैं 1 है ना, 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोनों के बेस सेम है, पावर ऐड होती है, यानी 0.2 की पावर यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 0.2 की पावर y होगा। जब बेस सेम होते हैं तो पावर भी आपस में इक्वल हो जाती है, यानी y की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर क्या लिख देंगे 7। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है, तो मल्टीप्लाई करा दिया, बच्चों वाला सवाल आ गया है, क्लास 3rd 4th के बच्चे भी लगा लेंगे, है ना। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, 27 में 16 का गुणा करेंगे, 16 सत्ते 112 होता है, 11 हासिल लगा, 16 दूनी 32, 32 10 42 1 43 आ जाएगा और प्लस ऐसे इसका करेंगे, 14 सत्ते 98 होता है, 9 हासिल लगा, हमारा कैरी लगा, 14 दूनी 28, 28 और 9 कितना होता है 37 होता है, 28 9 कितना होता है दोस्तों 37 होता है, ठीक है ना। अब इसको 432 378 को नहीं जोड़ पाएंगे, 810 आएगा, कितना आएगा 810। देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर जवाब देना है। निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा, चलिए यहाँ पर बताइए, इसका मान आपको बताना है। देखिए ये कैसे लगाएंगे, सबसे पहले आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर देखिए दशमलव 1 डिजिट पे हटा सकते हैं, यहाँ पे 2 डिजिट में 72 है, 0.06 हटा सकते हैं। अच्छा यहाँ पर दशमलव 2 डिजिट में, यहाँ पर एक ही डिजिट में देख 0 बढ़ा लो, कोई दिक्कत तो है नहीं, मैथ का रूल कहता है 0 बढ़ा सकते हैं। अब इसको आप थोड़ा सा काट लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप काट लीजिए, आंसर आ जाएगा। 3 से काट लो, 3 त्रिका 9 होता है ना, 3 से काटेंगे यहाँ पर 15 आ जाएगा आपका, फिर 3 से काटिए, 3 दूनी 6 होता है और यहाँ पर 5 आ जाएगा। इसके बाद आपका 2 से काट लीजिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा 36 आएगा, फिर 18 दूनी कितना होता है 36 होता है, 24, हाँ इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 24 दूनी 48, 5 दूनी 10, यहाँ 10 आएगा, ये 240 है, 240 गुणते 10 कर लेना, आंसर कितना आएगा 2400। ऑप्शन नंबर सी होगा, बस कैलकुलेशन था और कुछ नहीं। समझ में आ गया सभी को, बताइए।
समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। यहां पर देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, सेकंड नंबर लिखा हुआ 4 वर्ष पहले जो है देव और दिनेश की औसत आयु 20 वर्ष थी। दो लोग हैं, एक देव है और एक दिनेश है। यदि आज देव जो है दिनेश और चिंतन, मतलब यदि आज देव दिनेश और चिंतन, अब 3 लोग आ गए और इनकी औसत आयु दिया है 25 वर्ष है, तो बताइए 7 वर्ष बाद चिंतन की आयु क्या होगी? ये सब पेड एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है आपके। चलिए बहुत ही आसान प्रश्न था, पहले नंबर का जवाब देखिए सभी का आ गया था, 2400 बिल्कुल सही जवाब दिया था क्वेश्चन नंबर पहले का। अब यहां पर देखेंगे 4 वर्ष पहले भैया जी लिखा हुआ देव और दिनेश, पहले 2 लोग थे मान लेते हैं, है ना, पहले 2 लोग थे और उनकी औसत आयु कितनी दिया था? 20 वर्ष दिया था। हम कहें योग कितना होगा दोनों का, तो आप कहेंगे सर योग निकालना है, 20 गुणते 2 कर दीजिए, 40 आ गया, 40 वर्ष आपका आ जाएगा योग। अब इसके बाद यहाँ पर 3 लोग आपके आ गए हैं, 3 लोग कौन कौन है? देव दिनेश और चिंतन है। अब इनका टोटल एवरेज दिया है 25, योग निकालेंगे टोटल कुल योग, मतलब उनकी उम्र 75 आ गई। अच्छा इसमें 3 लोग हैं, ये पहले वाले में कौन थे? इसमें आपके देव थे और आपके दिनेश थे, इसमें देव दिनेश तो थे ही, चिंतन आ गए हैं। तो इसको अगर हम 75 में से 40 घटा देंगे तो आप कहेंगे 75 में से 40 घटाइए कितना आएगा? कुछ गड़बड़ कर दिया है क्या? अच्छा एक सेकंड, यहाँ पर जानते हैं गलती कहाँ पर हुई है, गलती जानते हैं कहाँ पर हुई है? 35 नहीं आएगा, एक सेकंड देखिए, ये 4 वर्ष पहले लिखा था, इसको हमने ध्यान ही नहीं दिया, है ना। 4 वर्ष पहले का मतलब होता है वर्तमान की हम बात करेंगे, ये भी लिखा है ना, ये आज, आज मतलब वर्तमान की बात कर रहे हैं, तो ये वर्तमान में होना चाहिए, तो वर्तमान में यहाँ पर कितना होता है? 24 होना चाहिए, क्योंकि 4 जोड़ देंगे ना। ये दोस्तों यहाँ पर 4 वर्ष पहले था 20 वर्ष, तो वर्तमान में कितना होगा? वर्तमान में 24 होगा। अब यहाँ जब योग निकालेंगे तो आपका कितना आएगा? 48 आएगा, ना कि 40 आएगा। 4 वर्ष पहले अगर नहीं दिया होता तब तो आपका 40 था, सही था। 4 वर्ष पहले कहेगा तो 4 उसमें जोड़ दीजिएगा, तो 20 4 24 होगा। अब 75 में से 48 जब घटाएंगे, क्योंकि इस 3 में आपके देव भी हैं, आपके दिनेश भी हैं और आपके कौन आ गए? चिंतन आ गए, 3 लोग हैं ना इसमें, और तीनों का टोटल है 75 और दोनों का हमें पता है 48 है। 75 में 48 को माइनस करिए तो कितना आएगा? 75 में 48 करेंगे 27 वर्ष आएगा, यानी चिंतन की जो उम्र है वो कितनी आ गई? 27 वर्ष आ गई। लेकिन प्रश्न में क्या बोला है कि 7 वर्ष बताइए क्या होगा? 7 वर्ष बाद पूछा है, 7 और जोड़ दीजिए तो कितना आंसर आना चाहिए? 34 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इस तरीके से आपका लगेगा, है ना। यहाँ पर 34 वर्ष क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या होगा? 34 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए 4 वर्ष पहले था ना, इसलिए जब भी सवाल लगाइएगा औसत वाले अगर कभी पहले वाले आ जाएं तो उनको जोड़ दीजिएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब बाद में अगर कहे 4 वर्ष बाद इतनी है तो उसमें 4 माइनस कर दीजिएगा, है ना। चलो आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर बताइए इसका आंसर क्या होगा? लिखा हुआ निम्नलिखित में से बताइए इसका गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? देखिए इकाई का अंक हमने कई बार बताया है, पहली बात तो 1 है, 5 है, इनका तो सेम ही रहेगा। अच्छा इसका निकाल लो, है ना, इसका निकाल लो कितना आएगा? इसमें 4 से भाग देते हैं, 2 संख्याओं में देंगे 4 से भाग, शेष फल कितना आएगा? 4 दूनी 8 और यहाँ पर कितना आएगा? 4 दूनी 8, 1 4 त्रिक 12, 1 आएगा, यानी 4 की पावर कितना आएगा? इकाई का अंक पूछा गया है ना। इकाई का अंक बताइए यहाँ पर कितना आएगा? तो देखिए इसका तो पहले वाले का 1 रहेगा, दूसरे वाले का आपका 5 रहेगा, इसका आपका कितना आएगा? इसका आपका 4 आ जाएगा, फिर गुणा करेंगे तो लास्ट में क्या आ रहा है? 0। इकाई का अंक 0 होगा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है 4 नंबर, बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए सभी लोग बताइए 4 नंबर का जवाब क्या होगा? सिंप्लीफिकेशन का है ना। यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा? हाँ सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। यहाँ पर बताइए, सरल कीजिए, है ना, सरल करना है आपको, बताना है इसका आंसर क्या होगा। देखिए ये जो प्रश्न आपका है, पहले आप क्या करिए, 9 की पावर जो लिखा है ना, इसको 3 की पावर क्या लिख लेंगे? देखो 9 को लिख सकते हैं 3 की स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं 9 को, इसकी पावर -2 है, तो कहने का मतलब जो ये आपका 9 की पावर जो -2 है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको 3 के ब्रेक में मतलब करेंगे तो कितना आएगा? 3 की पावर कितना हो जाएगा? यहाँ 2 2 दूनी 4, 3 की पावर -4 आएगा। अगला 3 की पावर 5 है, अगला है 5 की पावर, अब पावर के ऊपर पावर रहता है मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना आपका आ जाएगा? 3 दूनी 6 होगा, ठीक है ना। इसके बाद अपान में कितना लिखा हुआ है? 3 की पावर -12 आ जाएगा, इंटू
5 की पावर 4, ये आपका आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करिए, इन सबको ऊपर ले जाइए। ऊपर ले जाने का मतलब है कि 3 की पावर -4, 3 की पावर 5 तो ऊपर है ही, 5 की पावर -6 भी ऊपर है ना। और यहाँ पर आएगा 3 की पावर 12 ऊपर जाएगा, 5 की पावर -4 भी ऊपर चला जाएगा। अच्छा, 3 वाले ये हैं और ये हैं, तो 12 5 17, 17 में 4 घटाइए तो कितना आएगा, 3 की पावर 13 आएगा। नीचे कितना आएगा, नीचे हमारा कितना आएगा, यहाँ ऊपर ही मतलब मान लो ऊपर कितना आ रहा है, 5 की पावर -10 आएगा। उसको नीचे ले आइएगा तो फिर प्लस वाला संख्या क्या होता है, माइनस में आ जाता है। तो इसका जो आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। इस तरीके से आप लगा सकते थे, है ना। देखिए 5 की पावर -10 ऊपर रहेगा, अब उसको पावर माइनस में प्लस में करना है तो उसको अपान में लिख देंगे। तो आंसर आपका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया है 0.04 की पावर 2 है, डिवाइड है, इस तरीके से लिखा है और y का मान बताना है क्या होगा। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो बराबर में दिया है ना वो 0.2 की पावर y दिया हुआ है, तो कोशिश हमें ये करना रहेगा कि लेफ्ट साइड में भी 0.2 तो रहना ही चाहिए। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका मतलब आप जानते हैं क्या होता है ना। पहले तो आप इसको आप समझ लीजिए, इसको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0.44 या 16 तो होता है, लेकिन यहाँ पे डेसिमल ऐसे लगेगा, ये आएगा मल्टीप्लाई करने पे आएगा ना आपका। चलो इतना आपका आ जाएगा, और ये आपका डिवाइड में है, इसको यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा 0.008 आ जाएगा, इंटू 0.2 की पावर 6 तो है ये, और आगे आएगा 0.2 की पावर y, ये आपका आ जाएगा। इसको ऐसा करिए 0 यहाँ बढ़ा लीजिए, दशमलव हटा लीजिए, कट गया आपका ये। अब ये आ गया 16 और यहाँ पर 16 5 80, यानी इसको अगर भाग देंगे तो आपका आएगा 0.2 आएगा, इंटू 0.2 की पावर आपका 6 दिया हुआ है, 0.2 की पावर 7। अब इसकी पावर मान लेते हैं 1 है, बेस सेम है, ये पावर फिर ऐड हो जाएगा, 1 और 6 से कितना होता है, 7 होता है। 0.2 की पावर यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर y था, सॉरी यहाँ पे y था आपका, ये y है। अब बेस सेम है, पावर आपस में इक्वल हो जाएंगी, y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 7। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए। ये तो आसान प्रश्न है ना, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। 6 नंबर है, तो देखिए यहाँ पर करेंगे 16 7 112, 16 दूनी 32 यानी 432 आएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, ये आपका 432 आएगा। 27 गुणते 14 करेंगे, 14 7 98, 14 दूनी 28 और 9, यहाँ पर आपका आ जाएगा 378 आ जाएगा। कितना आएगा, 378 आएगा। इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, 810। 810 देखिए कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए में होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। 7 नंबर लिखा हुआ है, दर्शन ने प्रारंभिक परीक्षा में 1200 के अधिकतम अंक के साथ 85% और मुख्य परीक्षा में 800 के अधिकतम अंक के साथ 70% अंक प्राप्त किया है। यदि परिणाम दोनों परीक्षा में संयुक्त परसेंटेज पर आधारित है तो संयुक्त परसेंटेज आपको बताना यहाँ पर कितना होगा। चलिए यहाँ पर देखिए 7 नंबर में आपको बताना है कि संयुक्त परसेंटेज हमारा कितना होगा। चलिए यहाँ पर कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि एक प्रारंभिक परीक्षा में 1200 के अधिकतम अंक के साथ 85% और मुख्य परीक्षा में 800 के अधिकतम अंक के साथ 70% अंक प्राप्त किया है। तो इसमें आपका क्या, दोनों परीक्षाओं का अगर हम कहें संयुक्त अंक कितना होगा, हम अगर कहें कि दोनों परीक्षाओं का संयुक्त अंक की बात करें कितना होगा, तो इसको आप कैसे निकालेंगे, पहले क्या करेंगे 1200 का 85% निकाल लीजिए, और फिर 800 है ना आपका अधिकतम, 800 का निकाल लीजिए 70%। इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 0 काट लेंगे, है ना। यह कितना आएगा, 12 पंचे 60, 12 अट्ठे 72, अब 72 6 कितना होता है आपका, 12 अट्ठे 96, ये आपका 102 आ जाएगा, 102। और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 56, 560 आएगा। टोटल कितना आपका आएगा, टोटल आपका आएगा 1580। कितना आएगा टोटल, हमें 1580 पता चल गया। अब बोला गया था संयुक्त परसेंटेज आपको बताना है, टोटल हमको पता चल गया, दोनों परीक्षाओं का संयुक्त अंक कितना है, 1580 है। अच्छा टोटल मार्क्स हमारे यहाँ पर कितना है, टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 1200 इधर था 800 इधर था, 1200 और 800 कितना होता है, टोटल में निकालेंगे ना, टोटल अधिकतम अंक कितने हो गए आपके, 2000 हो गए, 2000 हो गए ना। परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज में 100 से भाग कर देंगे। अब ये 2 0 ऐसे काट लो, 1 0 से ये भी काट लो, 2 7 14 और 2 9 18, 79% आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए होगा।
ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना था। पहले देखिए यहाँ पर लिखा था कि 1200 के अधिकतम अंक के साथ 85% है ना, एक परीक्षा है। दूसरी जो परीक्षा है आपकी उसमें 800 का टोटल था, 70% अंक प्राप्त किए। तो पहले आप अलग अलग निकाल लीजिए कि 1200 का 85% कितना होता है, 800 का 70% कितना होता है। दोनों को संयुक्त रूप से निकाल लिया। अब बोला है ना कि दोनों परीक्षाओं का संयुक्त परसेंटेज बताइए, तो दोनों का हमें अंक पता चल गया। दोनों का टोटल हमेशा नीचे लिखते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा 11 के वर्ग को विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं करता है। अच्छा, 11 का वर्ग आपका 121 होता है, तो कहने का मतलब ये है कि 121 देख लीजिए कहाँ कहाँ है और कहाँ नहीं है 121, ये देखिए। तो आप ऐसा करिए, इकाई का अंक पता कर लीजिए। 7 5 12, 12 3 15, 15 7 22, 3 25, 25 7 32 है ना, 32 5 37, 3 40, 41 एक आ गया। इसका मतलब ये तो है आपका। बोला गया कौन सा नहीं करता है ना, तो ऐसे सब में जोड़ के देख लीजिए। 9 1 10, 10 17, 5 22, 3 25, 26, 26 9 35, 35 7 42, 5 47, 3 50 51। यहाँ भी एक लास्ट में आ रहा है, ये भी होगा आपका है। 3 1 4, 7 4 11, 11 5 16, 3 19, 20, 20 9 29, 29 36, 36 5 41, 41 42, लास्ट में 2 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर 122 आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। बोला गया था ना कि 11 के वर्ग को विषम संख्याओं के योग के रूप में नहीं है, तो विषम संख्या सभी में है ना, लेकिन 11 का वर्ग भी तो होना चाहिए 121 टोटल, और टोटल इसमें सी में होगा नहीं। अब ये विषम संख्या तो आपको दिख रहा है कि चलो सब हैं विषम संख्या ऑप्शन नंबर सी में, लेकिन दोस्तों योग भी तो 121 होना चाहिए, 121 नहीं है, इसलिए 8 नंबर का सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित का योग बताइए। ये देखिए पेट 2023 में आया था ये प्रश्न है ना, पेट 2023 का प्रश्न का पूछा हुआ है ये। अब देखिए योग निकालना है, तो योग में निकालने का एक ट्रिक होता है। ट्रिक ये होता है कि जैसे आपका देखेंगे 1/9 है ये, और ये क्या 6 है, ये आपका 12 है। 6 को आप लिख सकते हैं 3 गुणते 2, 12 को लिख सकते हैं 4 गुणते 3 है ना, और 20 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणते 4 लिख सकते हैं है ना, और 30 को लिख सकते हैं आप 6 गुणते 5, 42 को लिख सकते हैं 7 गुणते 6, 56 को क्या लिख सकते हैं 8 गुणते 7, और 72 को लिख सकते हैं 9 गुणते 8। अब आप कहेंगे सर 12 को तो हम 2 गुणते 6 भी लिख सकते हैं, आपने 4 गुणते 3 ही क्यों लिया है? 20 को हमने 5 गुणते 4 ही क्यों लिया है? 30 को हमने 6 हमने इसलिए लिया है कि अगर इनको अगर डिफरेंस भी लेना तो ऊपर 1 आना चाहिए। देखो सब जगह ऊपर 1 है ना, अंश में 1 आ रहा है, 1 1 1। तो कहने का मतलब ये था, ठीक है ना। तो इसमें क्या है दोस्तों कि ये 1/9 तो इसको अलग है रखो, ये तो किसी से बनेगा ही नहीं, 3 गुणते 3 आ रहा है। तो ये एक सीरीज का एक पैटर्न बना रहा है, फॉलो करेगा। तो ये कैसे किया जाता है, जैसे 3 गुणते 2 आया है, तो एक बार थोड़ा बेसिक बता दे रहे हैं। 3 गुणते 2 है ना, तो ऊपर ऐसे लिखेंगे, ऊपर ऐसे लिखेंगे 3 - 2 ऐसे लिखेंगे, 3 - 2/6 ऐसे लिखते हैं। 12 को क्या लिखेंगे, 12 को लिखेंगे 4 - 3/12। अब इनको जब अलग अलग करेंगे तो ये आपको कितना आएगा, 3/6 आएगा, ये आएगा मान लो 2/6 आएगा, ये 4/12 आएगा, ये आपका 3/12 आएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका 1/2 आएगा, या करेंगे तो 1/3 आएगा, अगला भी 1/3 आएगा, अगला भी 1/4। तो ये जो पैटर्न आपका बना रहा है ना, तो आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ से सब नंबर करते चले जाएंगे। मतलब 1/2 इसमें बच जाएगा, स्टार्टिंग में 1/2 बच जाएगा। पहले तो 1/9 बचा ही था, इधर 1/2 बचेगा, यानी जस्ट जो है पहला नंबर यहाँ पे बच रहा है और बाकी सब कट जा रहे हैं। ऐसे ही जब इसकी हम बात करेंगे इसमें, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, ऊपर क्या आएगा 9 - 8 अपान आएगा 72, यानी इसको लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 9/72, अब -8/72 लिखेंगे, यानी यहाँ पर आएगा 1/8 और यहाँ पर 1/9। तो देखिए यहाँ पर जो पहला अंक शुरू में बच रहा था, पहला अंक शुरू में आपका 1/2 बच रहा था ना, वही लास्ट में भी बचेगा, लास्ट में भी बचेगा, और जो पहले बचता है वही लास्ट में बचता है, बाकी बीच में सब कट जाएंगे, बाकी बीच में सब कट जाएंगे। तो 1/9 पहले था ही, लास्ट में 1/9 भी बचेगा। अब 1/9 कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 1/2। ये सीरीज पैटर्न पे प्रश्न था। अब इतना बड़ा सवाल है, पूरे का एलसीएम तो लोगे नहीं, एलसीएम लो फिर जोड़ोगे घटाओगे बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो इसका जो है हाँ एलसीएम जो है, एलसीएम अगर आप लेंगे 72 एलसीएम थोड़ा होगा, 56 72 में थोड़ा डिवाइड कर पाएगा, एलसीएम करोगे बहुत बड़ा आएगा। तो ये एक सीरीज पैटर्न का कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। तो सीरीज हमारी जो है यहाँ से बनेगी, यहाँ से ये वाली सीरीज यहाँ से पैटर्न कर रहा था,
ये 1/9 तो एक्स्ट्रा ही दे रखा था, कोई मतलब ही नहीं था। और इसमें सीरीज की एक खूबी होती है कि अगर पहला नंबर बचा है तो लास्ट वाला भी बचेगा, है ना। बाकी दूसरे से कट रहा है तो सब कट जाएंगे, इधर पहला बचेगा उधर आखिरी बचेगा। और आखिरी में पता है आपका 1/9 ही तो आएगा ना, 9 - 8 लिखोगे तो 8 9 72, यानी 1/9 आएगा, माइनस में आएगा तो पहला और लास्ट बचेगा, और 1/9 पहले बचा था, इन्हीं को कर लो, आंसर आ गया। ये एक ट्रिक होती लगाने के, सीरीज वाले सवाल ऐसे ही लगाए जाते हैं और इसी पैटर्न पे मतलब ये फॉलो करता है। सही है सवाल, बिल्कुल सही है ना, जो लगाया है बिल्कुल सही है, ऐसे ही लगेगा, घर में आप ट्राई कर लीजिएगा। हमने देखो हल्का सा समझाने की कोशिश किया था यहाँ से पैटर्न, है ना। पूरा पैटर्न आपको ऐसे ही बनता चला जाएगा और सारे नंबर आपके करते चले जाएंगे। अगला नंबर जो है यहाँ पर मान लो ये 1/4 आया तो अगला आएगा 1/4 आएगा, फिर ऐसे ही नंबर आते चले जाएंगे, है ना। पूरी सीरीज की नहीं जाती है, बस पहला देखो बच रहा है, लास्ट वाला बचेगा, बाकी सब कट जाते हैं, पूरा नहीं किया जाता है। चलो आगे बढ़ेंगे। 10 नंबर बताइए, देसी की कीमत में 25% की वृद्धि कर दी गई है, तो बताइए कमी वृद्धि दिया है तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। हमने कहा 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। वृद्धि बोला है तो ये मान लो प्रारंभिक मान है, वृद्धि जब कहेगा दोनों को जोड़ के लिखते हैं, तो पहले 4 था अब हो गया 5, वृद्धि हो गई। बोला है कमी के लिए भैया 5 से चलेंगे 4 की तरफ, तो 5 से 4 चल रहे हैं, एक कम करेंगे, कहाँ से चल रहे हैं वो नंबर नीचे रखते हैं। परसेंटेज में पूछा गया, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर 10 नंबर का आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इस तरीके से आप आराम से लगा सकते हैं। चलिए 11 नंबर बताइए। यहाँ पर देखिए 11 नंबर में पूछा गया है, इसका मल्टीप्लाई ये डिवाइड का है सिंबल, है ना, ये अपान में है, याद रखिएगा ये अपान में है। और बताइए इसका मान क्या होगा। चलिए इसको देखिए आपको लगाना है, तो देखिए क्या लिखा है, पॉइंट है आपका 0203 है इंटू 2.92 है, अपान में क्या है 0.0073 है, और इंटू है आपका 14.5 है, इंटू आपका 0.7 है। इसका देखिए मान आपको बताना है, आंसर क्या होगा। ये दशमलव के 4 डिजिट में, ये भी 4 डिजिट में, दशमलव काम खत्म। दशमलव के यहाँ पर देखेंगे हाँ ये आपका क्या होगा, ये दशमलव के 2 डिजिट में है, आप क्या करिए 0 बढ़ा लीजिए, ये भी दशमलव आपका हट गया, है ना, इतना आप कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप इसको अब क्या लिख सकते हैं, ये दशमलव हटा के आप 0 बढ़ा लीजिए, इस 0 से इसको 0 हटा दीजिए, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 203/73 इंटू 292, यहाँ पे आएगा 145 इंटू 7, ये आपका आ जाएगा। अब इससे आपको थोड़ा सॉल्व करना रहेगा, है ना, इसको सॉल्व करिए, आंसर क्या आएगा बताइए। ये 4 बार में कट जाएगा, है ना, ये 4 बार में कट जाएगा। और देखिए कुछ कट रहा है क्या, ये कट जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 नहीं 63, ये आपका आ जाएगा। ये काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 5 बार, यानी इसका आंसर आपका आएगा 19 पंचे 5 ने 45, हाँ 5 आएगा। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4/5। 4/5 का मतलब होता है 0.8। 0.8 ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉल्व कर लेंगे, है ना, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। 12 नंबर में देखिए आपको बताना है इसका मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 88 के पावर 81 के पावर लिखा है। देखिए इसको पहले 3 के बेस में कन्वर्ट कर लीजिए, है ना, 3 के बेस में कर लीजिए, बाकी यहाँ तो 3 के बेस में है ही। तो आप ऐसा करिए, इसको लिखेंगे कितना, 3 की पावर क्या लिखेंगे, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 81 होता है ना, तो 3 की पावर -4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 की पावर -4, 3 की पावर -5, 3 की पावर 9, और इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये आपका 2 की पावर 6 होगा, है ना। तो देखिए 64 को जब आप लिखेंगे 2 की पावर 6, इसी के पावर क्या है 5/6 है, तो 6 से 6 कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2 की पावर 5 बचेगा सिर्फ, ठीक है। अच्छा ये देखिए ये जो लिखा हुआ 3√3, इसको कितनी बार करना है, इसको तुम्हें करना है कम से कम 6 बार, है ना, 6 बार करना है। तो इसको आप ऐसा करिए, देखो 2 बार तो ये हो गया, इसका 3 आएगा, 2 बार 3 ये आएगा, फिर 2 बार 3 आएगा, फिर 2 बार में 3 आएगा, तो √3 जब 6 बार करेंगे तो 3 बार आएगा, 3 3 3। अब अच्छा ये 3 की पावर ये कितना आपका रहेगा, 6 बार तो ये रहेगा,
तो 3 की पावर 6 और भी तो रहेगा, 3 की पावर 6 इधर रहेगा और ये बना देगा 3 3 3, यानी टोटल 3 की पावर 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 3 की पावर 9 आ जाएगा। अब देखिए ये आपको सॉल्व करना है, आंसर कितना आएगा। तो देखिए 3 की पावर 9 है, 3 की पावर 9 है ना, और ये 3 की पावर 9 है, तो ये तो इससे कट गया पूरा पूरा। अब ये हमारा बचा, तो 2 की पावर 5 कितना होता है आपका? 2 की पावर 5 आपका होता है 32 होता है ना, और 3 की पावर 9, कुछ गड़बड़ हो गया है क्या? कुछ मल्टीप्लाई लग रहा है, गलत कर दिए हैं। हाँ नमस्ते, नमस्ते सभी को नमस्ते। चलिए इसका आंसर बताइए क्या आएगा। ये तो सही था आपका। 2 की पावर 5 देखिए गलत कहाँ पर हो गया, 3√3 की पावर 6 दिया था, तो इसका मतलब तो सही किया था। 3 की पावर 3 3 कितनी बार आएगा? 3 की पावर 6 हो गया, और 3 3 3 सही तो किया है। 3 की पावर 9 हो गया, 2 की पावर आपका या 5 हो गया, 3 की पावर 9 हो गया, 3 की पावर -5 हो गया, 3 की पावर 4, 3 की पावर -4, 3 की पावर 9, है ना। यहाँ पर देखिए ये 3 की पावर 9 आएगा माइनस का, ये 3 की पावर 9 आएगा, और ये 3 की पावर 9 आएगा, 2 की पावर 5 आएगा। तो 3 की पावर अगर आप जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा? 3 की पावर जोड़ेंगे तो 9 ही तो आएगा, और 2 की पावर 5 आएगा। सही तो करे हैं आंसर, लेकिन नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है सवाल क्या? सर ये क्वेश्चन कुछ, हाँ आपसे कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये क्वेश्चन लग रहा है हमने भी ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा, शायद कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है ना। बाकी कर रहे बहुत बड़ा नंबर आएगा ये, कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक है। चलो इस क्वेश्चन को हमने ध्यान नहीं दिया, अब देखना पड़ेगा हमने क्वेश्चन कहाँ से लिया था। ये हो सकता है क्वेश्चन में कुछ एरर हो, है ना। लगा सही रहे, एरर होगा, चलो इसको छोड़ देते हैं, है ना। क्वेश्चन हमने लिया कहाँ से था? ये कहीं ना कहीं किसी बुक से लिया था, और ये एरर है हमें लग रहा है इसका। है ना, क्वेश्चन में लग रहा है कुछ मिसप्रिंट है, एरर है, बहुत बड़ा आंसर आएगा इसका तो। चलिए ये जो प्रश्न आपका है देखिए, ये कहाँ पे मिस्टेक है देखिए, पता चल गया। ये जो आपका है ना, ये 3 बाहर नहीं दिया, ये करनी में है 3, कहाँ पर है दोस्तों? करनी में। अच्छा करनी का आपका मतलब आप पता ही होगा, जब करनी में होता है तो क्या लिखते हैं, है ना। इसको सही कर लीजिए, क्वेश्चन ही गलत इसमें था, हाँ मिसप्रिंट। तो जब करनी में होता है तो आप जानते हैं 3 की पावर 1/3 लिखेंगे, और इसकी पावर 6 कर देंगे, तो ये दोस्तों 3 की पावर 2 आ जाएगा। कितना आएगा? 3 की पावर 2 आएगा, यानी बाकी सब सही था, बाकी सब सही था। ये जो हमने किया था 3 की पावर 2 आएगा, है ना, और ये तो आपका सही था। यहाँ पर क्या आएगा? 3 की पावर 2 आएगा, 3 की पावर 2 आएगा, अब सही है, वो करनी में था, है ना, वो करनी में था, बाहर नहीं था, तो 9 आएगा, और ये आएगा 32, 9 दूनी 18, 9 3 17 288 आएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, सही है। हमने देख लिया जो बुक से क्वेश्चन लिया था, उसमें बुक में भी गलत है, फिर हमें थोड़ा सा आइडिया लगा कि यहाँ पर क्या हो सकता है। बुक में भी देखो टाइपिंग तो वही सेम है ना, यहाँ पर करणी होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? करणी। अब आएगा ऐसे, ठीक है ना। तो ये जो आपका है करणी में होगा, ये या बाहर 3 नहीं होगा, ये इसके रूट के अंदर ही रहेगा, तब ये आंसर लगेगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको लगाना था, ये क्वेश्चन मिस्टेक था तभी आंसर नहीं आ रहा था। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इतना दिया है, तो बताइए इसका क्या होगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, इसमें 3 स्क्वायर जो है आप कॉमन ले लीजिएगा, तो अंदर यही बचेगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, अब प्लस 3 स्क्वायर, अब प्लस डैट डैट 10 का स्क्वायर, यही बचेगा कि नहीं बचेगा? अगर इसमें अगर आप 3 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर तो यही बचेगा कि नहीं बचेगा, बताइए। और नहीं विश्वास चेक कर लीजिए, 3 की पावर 2 9 होता है, 2 की पावर 4 4 होता है, 9 गुणते 4 करेंगे 36, दोबारा नहीं आ रहा है। तो 3 की पावर 2 क्या होता है? 9 होता है,
और इसी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 385, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, है ना, आंसर आपका आ जाएगा। कितना आंसर आएगा? 9×5=45, 9×8=72, ये आएगा 3465, है ना, 3465 इसका आंसर आपका आएगा, विकल्प नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताइए यक्स के किस मान के लिए कथन जो है एक यहाँ पर लिखा है बराबर एक सही है। चलिए वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर बताइए यक्स के किस मान के लिए आपका ये बराबर एक सही है। तो देखो यहाँ पर वैल्यू रख लो, और क्या करोगे, वैल्यू रखना पड़ेगा। ये ऑप्शन से लगाओ। चलो ऑप्शन ये तो बहुत बड़ा है, काटेगा भी नहीं। ये 7 से कट रहा है, 7 नहीं 63, 7 से देखो ये 21, ये रख के देखो ऑप्शन में 63/21 रखो, और फिर 63/189 रखो, है ना। ये 3 से कट रहा है, और ये 21 तिरका होता है 63, 3 3 कट गया, आया कितना 1, करेक्ट हो गया ना। ऑप्शन से लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ए कहाँ से हो जाएगा, वो काट ही नहीं पाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए 15 नंबर आपसे पूछा गया है कि गीता की राय में भैया बताइए कि उसका वजन जो है 55 किलोग्राम से अधिक, है ना। गीता की राय में भैया, है ना, यहां लिख दे रहे हैं गीता की राय में। गीता की राय में क्या है बोला गया है ना, 55 से क्या है भैया, ज्यादा है, 55 से ज्यादा है, लेकिन 55 से ज्यादा है ना, 55 से यहां पर कुछ संख्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, 55 से क्या है, ज्यादा है, और आगे क्या लिखा है, 62 किलोग्राम से कम है, यहां पर 62 आ जाएगा। गीता की राय, गीता की माँ, अब माँ की राय में पूछते हैं, माँ की राय में क्या है, माँ की राय में क्या बोल रही है, माँ इनकी सहमत नहीं है, कह रही है गीता का वजन जो है 50 किलो से अधिक है ना। 50 से भैया क्या है, 50 से ज्यादा है ना, 50 से क्या ज्यादा है, लेकिन 60 से कम है, 50 से ज्यादा है लेकिन 60 से क्या है, 60 से कम है। देखो ये एक्स मान लेते हैं, 50 से ज्यादा हो गया, 60 से कम हो गया। अब उनके भाई आ रहे हैं, भाई क्या कह रहे हैं, ऐसे प्रश्न आपके उसमें आते हैं, क्या बोलते हैं, कैलेंडर में, वो उम्र वाले ना, कि उनका जन्मदिन कब होगा, इस टाइप के आते हैं। अब उनके भाई का मानना है कि 58 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं हो सकता है, मतलब ये मान रहे हैं कि 58 से कम तो हो जाएगा, ठीक है, 58 ज़्यादा नहीं होगा, है ना, 58 से कम या 58 हो सकता है, या 58 भी हो सकता है, 58 ज़्यादा नहीं होगा। अब इसमें देखिए वैल्यू कौन कौन सी मैचिंग कर रहा है ना, तो आप देखेंगे ये 55 तो हाईएस्ट है, 55 से ऊपर क्या होगा, 56, 56 इसके कंडीशन में भी आएगा, 57 भी आएगा, है ना, 56 भी आ रहा है कंडीशन, क्योंकि 55 है ना, ये 50 तो बहुत वैल्यू कम है, ये हाईएस्ट है, इससे ऊपर देखेंगे तो 55 से ऊपर क्या है, 56, मतलब 56 में ये भी सहमत है, ये भी सहमत है। 50 में इसलिए नहीं हो सकते कि गीता की राय में 50 है नहीं, 55 से ऊपर था, तो 56 देखो 50 और 60 के बीच में 56 आएगा ना, तो 56 हो गया। 57 में भी चलो सहमत हो गए, और उसका भाई 58 कह रहा है, 58 हो सकती है, 58 भी ले लो। और तीनों को क्या बोला गया है, औसत पूछा गया, तीनों को जोड़ दो, 3 से भाग कर दो, 56, 57, 58 जोड़ेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, 8, 7, 15, 6, 21, 171 आएगा। 171 से 3 से भाग कर दो, 3 से भाग करो कितना आएगा, 3, 5, 15, 3, 7, 21, 57 किलोग्राम इस प्रश्न का आंसर होगा। आसान प्रश्न था, है ना, 57 किलोग्राम हो। कह रहे हैं अपर्याप्त डाटा, अपर्याप्त नहीं है भाई, अपर्याप्त कैसे हो जाएगा बताओ। गीता की राय में हमने बोला ना कि 55 से ज्यादा नंबर आपके कौन कौन से होते हैं, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61 तक पहुंचेंगे। माँ की बात करेंगे वो भी 50 के ऊपर चलेंगे, 60 तक, 51, 52, 53, लेकिन यहाँ पर दोनों में हाईएस्ट वैल्यू 55 थी ना, तो 55 के ऊपर इसको भी लेंगे, 50 से तो काउंट करेंगे नहीं। तो देखो ऐसी वैल्यू देखना था जो माँ और गीता दोनों में शामिल हो। तो 56, 57 भैया गीता भी मान रही है, माँ भी मान रही है। अब भाई कह रहे हैं भैया 58 हो सकता है, और 58 तो गीता और माँ भी तो सहमत थी 58 में, क्योंकि 62 से कम गीता वाले में आ रहा है, 60 से कम माँ वाले में आ रहा है, तो इसलिए आंसर आपका बिल्कुल सही है, ए नंबर होगा। इजी नहीं था सर, कह रहे हैं। यदि भारत की कुल जनसंख्या जो है 125 करोड़ है, तो दक्षिण क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र की जनसंख्या का अनुमानित योग क्या होगा। अब देखिए भारत की इन्होंने कुल जनसंख्या बोल दिया, जो ये पाई चार्ट में आपका पश्चिम था, केंद्रीय था, उत्तर था, दक्षिण था, पूर्व था, यानी ये सब मिला के टोटल आपका कितना था, 100% था, परसेंटेज में 100 था, लेकिन यही कुल जनसंख्या आपका करोड़ों में दे रखा है 125 है। तो हम ये कह सकते हैं कि 100% जो है हमारा किसके इक्वल है, 125 करोड़ के इक्वल है, कह सकते हैं।
क्योंकि कुल जनसंख्या है, ये परसेंटेज में इतना है। अब बोला गया था दक्षिण क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र, तो दक्षिण क्षेत्र में जाएंगे 23% है, पश्चिम क्षेत्र में जाएंगे तो 16% है। दोनों को आप जोड़ सकते हैं, टोटल पूछा गया है, अनुमानित योग परसेंटेज कितना है। अच्छा 100% बराबर इतना है, तो हम कहें आपसे 1% कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 125/100 कर लेते हैं। फिर हमने कहा इन दोनों का टोटल कितना होगा, जोड़ेंगे 6 3 9 2 और 1 3 16 23 को जोड़ेंगे ना, तो आपका कितना आएगा 39% आएगा। यानी हमको 39% निकालना है, कितना होगा आप आराम से कर सकते थे। 125/100 लिखा हुआ है, 1% की वैल्यू पता है, 39% का निकालना है, 39 से गुणा कर देंगे। 25 पंच 125 होता है, 25 चौको 100 होता है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 ने 45 होता है, 5 त्रिका 15 और 4 19 होता है, 4 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा, 4 चौको 16, 3 आएगा, 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28। यानी यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लगा सकते थे, कोई इसमें बहुत कठिन प्रश्न आपका नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे 47 नंबर, इसी पाई चार्ट से सवाल लगाना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है यदि भारत के पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या 126.5 मिलियन है, तो भारत के उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है। देखिए लगभग आपसे पूछा गया है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जनसंख्या किसकी दिया हुआ है, पूर्वी क्षेत्र की दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन में पूर्वी क्षेत्र यहाँ पाई चार्ट में कहीं बना है क्या, आप कहेंगे पूर्व लिखा है, पूर्व यानी पूर्वी यही वाला है 25%। यानी यहाँ पे दोस्तों ये जो 25% जो है पूर्वी क्षेत्र जनसंख्या में है, ये परसेंटेज है, इन दोनों को आपस में इक्वल में लिखा जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे लिखिए परसेंटेज में हमारा था 25% और यही वैल्यू यहाँ पर जनसंख्या में बता रहा है 126.5 मिलियन है, इतना आप कर लेंगे। इसके बाद क्या पूछा था कि उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या कितनी है। अच्छा उत्तरी वाले में जब जाते हैं देखते हैं 16% है, यानी 25% की वैल्यू दिया है और हमको 16% की निकालना है। अच्छा 25% दिया, 16% निकालना, तो पहले एक निकालेंगे तो आपका आता है 126.5/25 आ जाएगा। अब देखो बार बार आपको एक लिखना नहीं है, बस इतना याद रखिए कि 25 की वैल्यू दे और 16 का पूछे तो 25 की जो वैल्यू दिया होगा उसको नीचे लिखना और जिसका पूछे उससे मल्टीप्लाई कर देना। बस ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, बार बार 1% आपको नहीं निकालना है। जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 80.96 है, 80.96 मिलियन आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बी नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर 48 नंबर आपका है, इसी पाई चार्ट से लिखा हुआ है भारत के उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या जो है पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या से कितने % कम है। अब देखिए भारत के उत्तरी क्षेत्र में हम देखते हैं 16% है आपका, पूर्वी क्षेत्र में देखते हैं 25% है। अच्छा कम वाला देखिए कैसे करते हैं। अच्छा आप ऐसा करिए, 25 16 दिया है ना, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, 25 लिख लीजिए, दो वैल्यू है, एक 25 एक 16 है। अच्छा कम की बात करेंगे तो कम कहाँ चलेंगे, कम यहीं चलेंगे ना। अगर हम अधिक कहते तो 16 से 25 की ओर बढ़ते। जो कम कह रहा है आपको देखिए इसमें मतलब जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसको फॉलो करिएगा। जब भी कम अधिक वाले प्रश्न आएंगे तो आपके कभी जीवन में प्रश्न गलत नहीं हो सकते। अब कम बोला है तो कम कहाँ चलेंगे, 25 से स्टार्टिंग करेंगे, 16 की तरफ जा रहे हैं, तो 25 से 16 में जा रहे हैं, कितना कम है यहाँ पर आप देख लीजिए, कम है ना, तो यहाँ पर 9 कम है। अच्छा स्टार्टिंग कहाँ से करे थे दोस्तों, 25 से किए थे, तो 9/25 लिख देंगे, इंटू 100 कर देंगे। 25 चौको 100 होता है, यानी 36%। अच्छा यही प्रश्न में अगर बोल दिया होता कि कितनी अधिक है, अगर इसी प्रश्न में मान लो कम की जगह अधिक दे देता तो फिर आपको क्या करना होता, 16 से या 25 की तरफ बढ़ते ना, अधिक तो ऐसे हो रहा है, तो अधिक कितना है 16 से 25 में 9 अधिक है, लेकिन अब इस केस में बट्टे में आ जाएगा 16, अब इस केस में बट्टे में कितना आ जाएगा 16, ये भी आपको याद रखना है, तब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब देखिए दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया, कम अधिक वाले में आपको ऐसे ही लगाना है ना, कम और अधिक में ऐसे ही लगाना है, याद रखिएगा, कम और अधिक में ऐसे ही लगाना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए 49 नंबर, देखिए आपको बताना है 49 नंबर का आंसर क्या होगा, है ना। 49 नंबर के देखिए आपको जवाब देना है। लिखा हुआ है भारत में पुरुषों, यहाँ पर लिखा है भारत में पुरुषों का महिलाओं से अनुपात दिया हुआ है 13:12 है, और केंद्रीय क्षेत्र में जो है पुरुष और महिलाओं का अनुपात 9:7 है। केंद्रीय क्षेत्र में महिलाओं की संख्या जो है भारत की महिलाओं की कुल संख्या का कितना % है। अब देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है। इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे भारत में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात दिया गया है ना, भारत में महिलाओं, तो सबसे पहले महिलाओं की हम संख्या निकाल लेते हैं। देखिए टोटल तो 100% है, इसमें अंडरस्टूड है तो पूरा 100% आपको पता ही है,
ये पूरा जो पाई चार्ट 100% है। तो अच्छा, ये संख्याएं अलग अलग दी गई हैं, तो पहले हम ये निकाल लें कि भारत में महिलाओं की संख्या कितनी है। अगर हम ये निकाल लें भारत में, है ना, भारत में महिलाओं की संख्या कितनी है, अगर ये निकालें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भारत में महिलाओं की जो संख्या है, अगर वो हम ज्ञात कर लें कितनी है, तो देखो ये है पहला है ना, ये 13 और 12, ध्यान से देखिए। तो महिला दूसरा वाला है, तो दूसरी वाली वैल्यू लिखिए और दोनों को जोड़ के नीचे लिखिए, यानी 12 और 13 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। टोटल हमेशा नीचे लिखते हैं, इंटू 100 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 25 चौको 100 यानी 48 आ गया। यानी हम ये कह सकते हैं महिलाओं की संख्या हमको आ गई 48। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट में लिखा केंद्रीय क्षेत्र में पुरुषों और महिलाओं का। अब देखो केंद्रीय बोल दिया, ये तो भारत में तो पूरा था, ये पूरा भारत का था टोटल 100%। अच्छा, केंद्रीय की जब बात कर रहे हैं तो केंद्रीय में तो 20% लेंगे ना, तो यहाँ पर भी महिलाओं की अगर संख्या निकाल लें, केंद्रीय क्षेत्र में महिलाओं की संख्या कितनी है, अगर निकाल लें कोई दिक्कत तो है नहीं। केंद्रीय क्षेत्र में, है ना, केंद्रीय क्षेत्र में अगर हम महिलाओं की संख्या निकाल लें कितनी है, केंद्रीय क्षेत्र में अगर हम महिलाओं की संख्या निकाल लें, है ना, केंद्रीय क्षेत्र में अगर महिलाओं की संख्या निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए केंद्रीय में अनुपात कितना था, 9:7 है। ये 9:7 है ना केंद्रीय में, तो 7 लिखिए, महिला वाला दूसरा है और टोटल 9 7 16 होता है, इंटू 100 कर लीजिए। अब 100 नहीं करिएगा, केंद्रीय वाला 20 है, 20% है, तो 20 लिखना होगा, 100 मत करना, वो तो भारत का था ना टोटल। 4 पंचे 20, यानी 35 बटे कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। 35 बटे 4 आ जाएगा। इतना आपने कर लिया, कोई दिक्कत है नहीं। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 सत्ते 28 आ जाएगा। 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32 करो, 4 अट्ठे 32 आएगा और फिर 3 आएगा, है ना, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, यानी 8.75 आ जाएगा। कितना आएगा, 8.7 आ गया। अच्छा, यहाँ पर बोला क्या गया था, बोला गया था केंद्रीय क्षेत्र में महिलाओं की संख्या भारत की महिलाओं की संख्या की कुल संख्या का, यानी भारत की महिलाओं की जो संख्या है वो हमेशा नीचे रखेंगे। संख्या का लगा है ना, का वाला हमेशा नीचे लिखेंगे। तो महिलाओं की संख्या जो भारत में थी, भारत तो ऊपर वाला है, तो 48 मतलब नीचे आएगा, यानी ऊपर आएगा 8.75 और नीचे आपका आएगा 48, इतना आपका आ जाएगा। परसेंटेज पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है परसेंटेज में। दशमलव हटा के 2 जीरो बढ़ा लेंगे तो 2 जीरो इसको काट देंगे। अब ये आ गया कितना, अब 3 से कट सकता है, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 दूनी 6, बचेगा 2 और 7, 3 से कट रहा, 8 7 15, 5 20, नहीं 3 से नहीं कट रहा, सॉरी 3 से नहीं कट रहा, हमें लगा 3 से कट रहा होगा, लास्ट में 5 है ना, कोई बात नहीं। इसको फिर से हम लिख दे रहे हैं, दोबारा कंफ्यूज नहीं होना है आपको, है ना। 8.75 था और यहाँ पे क्या था, 48 था, दशमलव हटाया था, ये 2 जीरो आ गए थे, यानी यहाँ पे आएगा 48 का भाग देना होगा आपको 875 में। 48 से कम 48 एक बार जाएगा, 17 में 8 गया 9, 7 में 4 गया, कितना आएगा, 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर कितनी बार जाएगा, ये 8 बार चला जाएगा। 8 अट्ठे 64 और 8 चौको 32, 6 38, यानी 18 सही कुछ आएगा और बाकी नहीं लगाना है। 18 सही ऑप्शन नंबर में है ना, बस यही आ गया ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर पाई चार्ट में पूछा गया था। ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है, लेकिन पढ़ेंगे लैंग्वेज तो थोड़ा कंफ्यूज होगा, लेकिन बहुत आसान है। लिखा है पश्चिम क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 50% पुरुष है, जो भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या का 10% के बराबर है। यदि पश्चिम क्षेत्र में महिलाओं की कुल जनसंख्या जो है 50 मिलियन है, तो बताइए भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे आपको लगाना रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो पश्चिम क्षेत्र है उसमें 50% क्या है, पुरुष है। अच्छा दोस्तों, ये चीज बताइए कि जैसे पश्चिम क्षेत्र है आपका, ये पश्चिम क्षेत्र है, इसमें बोला गया कि 50% अगर पुरुष हैं, इसका मतलब 50% अगर मेल हैं तो 50% फीमेल होंगे, ये तो आपको पता चल गया। लेकिन पश्चिम क्षेत्र में यहाँ देखिए लाइन देखिए लिखा हुआ है महिलाओं की संख्या 50 मिलियन है, यानी ये जो संख्या है आप कह सकते हैं महिलाओं की जो संख्या है 50 मिलियन है, 50 मिलियन है आपकी, 50 मिलियन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पुरुष भी भैया 85 मिलियन होंगे, क्योंकि दोनों की संख्या जब हमने बोला कि 50% है, आधे आधे हैं, तो पश्चिम क्षेत्र में 50 मिलियन हमारे पुरुष भी तो हैं। और एक यहाँ पे पॉइंट दे रखा था कि कुल जनसंख्या का 50% 50 पुरुष, इसको तो फालतू में लिखा है, आगे लिखा था जो भारत में
पुरुषों की कुल जनसंख्या का 10% के बराबर है। यानी ये 10% के बराबर है, जो ये आपकी जो संख्या है आधी जो दिया है, यही क्वेश्चन में कह रहा था कि 10% जो है ये 50 मिलियन के बराबर है। तो बोला गया पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी होगी, पुरुषों की कुल जनसंख्या होगी 100% निकालना है, तो 50/10 लिखेंगे, इंटू 100 कर देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 500 मिलियन। 500 मिलियन देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित लाइन ग्राफ आपका लिखा हुआ है और यहाँ पर आपको बताना 2001 से लेकर 2006 की अवधि के बीच दो कंपनियां दी गई हैं। ये कंपनी जो डॉट डॉट है वो ए है और जो आपका ये दिया ये बी कंपनी है, ठीक है ना। अब इसमें हम प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न आपका यहाँ पर 6 नंबर से स्टार्ट है। अब पूछा गया है कि 2005 में दो कंपनियां ए और बी की आय जो है क्रमशः 3:4 के अनुपात में है और लिखा हुआ है 2005 में उनके व्यय का अनुपात कितना होगा। ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए इस प्रश्न को जब भी कभी एग्जाम में आपका आएगा ना तो कैसे लगाएंगे इस चीज को समझिए। देखिए एक ही कॉन्सेप्ट बताएंगे और कुछ नहीं करना, उसी से सारे सवाल लगेंगे। आपको करना क्या है, ये जो लाभ लिखा है ना, लाभ है, ये लाभ परसेंट लिखा हुआ है। तो लाभ हमेशा जब भी किसी चीज के हम परसेंटेज में पढ़ते थे तो कहते से 20% का लाभ हुआ है तो 100 में जोड़ देते हैं। आपको करना क्या है, जैसे आपका लिखा हुआ है 2005 में है तो आपको पहले 2005 वाले ईयर में जाना है। इसके बाद ए और बी की बात हो रही है तो ए की वैल्यू देखेंगे कितनी है, ए की हमारी डॉट डॉट वाली है ना, ये ए की वैल्यू है। ये किसकी है, ए की है, कंपनी की। और ये जो वैल्यू हमारी किसकी है दोस्तों, बी की है। ये बात क्लियर हो गई, ए और बी की वैल्यू आपको पता चल गई। अच्छा ये परसेंटेज में लिखा है लाभ है, ये क्या है, ये लाभ दिया गया है। अच्छा लाभ जब भी दिया होगा उसको 100 में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 100 क्या होता है, इनिशियल होता है परसेंटेज। तो इसमें यहाँ पर ए का लाभ लिखेंगे, कितना लिखेंगे बताइए। अगर हम आपसे कहें कि कंपनी ए का लाभ लिखेंगे, कितना लिखेंगे, ए का लाभ बताओ। तो ए का जो लाभ लिखोगे ना, कितना लिखोगे, 170% लिखोगे। 100 इसमें जोड़ देंगे तो 70% दिया ही था तो 170/100 आएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आपका आएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 17/10। कितना आ जाएगा, 17/10। आपको ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, हमेशा याद रखना ये व्यय होता है। ये क्या होता है, व्यय होता है। ऊपर वाली वैल्यू हमेशा क्या आएगी, आय आएगी। जब भी आप किसी फ्रैक्शन को अगर आप परसेंटेज में उसको ब्रेक करेंगे, भिन्न में ब्रेक करेंगे, तो जो हमेशा नीचे वाली वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी, व्यय आएगी। ऊपर वाली वैल्यू क्या आएगी, हमेशा आय आएगी। बस दो चीजें याद रखना, जैसे आपका 70% लिखा था, इसमें 100 जोड़ देना, कितना हो गया, 170%। 170% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 170/100। 0 कट गया, यानी जो नीचे वाला नंबर आएगा वो क्या होता है, व्यय होता है, ऊपर वाला आय होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अगर हम आपसे कहें कि लिखते हैं आय और व्यय का अनुपात दिया गया है, तो यहाँ पर कंपनी ए का अगर लिख लेते हैं, आय मान लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं एक साइड पे, एक तरफ लिख लेते हैं व्यय। आय व्यय का रेशियो कितना हमारा आ गया, इधर आ गया 17 आ गया और व्यय हमारा कितना आ गया, 10 आ गया। बात समझ में आ रही है। अब कंपनी बी का निकाल लो इसी प्रकार से। अच्छा कंपनी बी का जब निकालोगे तो बी वाला कितना परसेंटेज है, 50 है। तो 50 का मतलब हो गया 150%। ये लाभ है ना, 100 जोड़ देते हमने बताया। अच्छा इसको परसेंटेज हटाओगे तो कितना आएगा, 150/100 आपका आएगा। 0 काटोगे, 5 का 15, 5 दूनी 10। यानी यहाँ पर आय और यहाँ पर आपका व्यय का अनुपात कितना आ गया 3:2 आ गया। यानी कंपनी जो बी हमारी थी, जो हमारी कंपनी बी थी, उसका आय व्यय का रेशियो हमारा आ गया है। लेकिन प्रश्न में बोला है कि ए और बी के जो आय है ना, आय ये वाला है, देखो ये वाला आय है। बोला है आय और व्यय जो है 3:4 के अनुपात में होना चाहिए। तो पहले आपको क्या करना है, इन दोनों आय को क्या कर लो, बराबर कर लो। बराबर तो है नहीं, जब बराबर कर लोगे तभी तो 3 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे, 3-4 के अनुपात में हो जाएगा। तो आय को बराबर करने के लिए आप क्या करोगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे, यानी ऊपर वाले में 3 का मल्टीप्लाई करोगे, दोनों में होगा। किसमें होगा, दोनों में होगा। और इसमें कितने करोगे, दूसरे वाले में 17 से करोगे। तो अब कितना आ जाएगा, नया वाला रेशियो क्या आएगा, 17×3 = 51 आएगा। और यहाँ पर कितना आ गया, 30 आ गया। दूसरे वाले में करोगे तो कितना आएगा, 51 आ गया। और यहाँ पे कितना आ गया, 34 आ गया। यानी अब ये नया रेशियो हमको मिल गया। अब इसी में क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि 3:4 के अनुपात में है। पहला वाला जो कॉलम आया ये किसका था, आय का था। तो अब आप क्या करोगे, इस वाले में जो पहला वाला जो आपका आय लिखा हुआ है ना, बोला है कि 3-4 के रेशियो में है, तो पहले वाले में 3 से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों में करना पड़ेगा, इसमें 4 से कर दो।
अब ये हमने जब आय बराबर कर लिया तब 3 4 का मल्टीप्लाई करा देना। अब मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15 आएगा, दोनों में करना होता है मल्टीप्लाई, यहाँ 90 आ जाएगा। इसमें करोगे तो 4 एकम 4 और कितना आएगा, 4 पंचे 20 आपका आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 चौको 16, 4 त्रिक 12, 1 13। हालांकि आय वाले से कोई मतलब ही नहीं, हमसे पूछा था व्यय का अनुपात कितना होगा, तो व्यय का अनुपात हमारा कितना आ गया, 90 अनुपाते कितना आ गया, 90 अनुपाते 1:36 आ गया है। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 से काट लो, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12 और 2 अट्ठे 16, यानी इसको सिंप्लीफाई किया तो कितना आ गया, 45 अनुपाते 68। 45 अनुपाते 68 क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो कहने का मतलब इस सवाल में आपने क्या सीखा, हमने कहा जो लाभ दिया होगा उसको 100 में बढ़ा देना, फ्रैक्शन में कर लेना, नीचे वाली वैल्यू हमेशा व्यय होता है, ऊपर वाली आय होता है, ठीक है ना। और आय और व्यय का रेशियो तो आपको पता ही था, पहले वाले का बन रहा था 17:10, दूसरे वाले का बन रहा था 3:2। अब हमें बोला गया था आय और व्यय का जो अनुपात है, आय का अनुपात 3:4 है, तो पहले हम ऐसे 3:4 कैसे बना पाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों की आय बराबर कर लेंगे। तो आय बराबर करने के लिए इन्हीं का उल्टा जो मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे, 3 वाले को ऊपर वाले में कर देंगे, 17 वाले के नीचे में। हमने आय दोनों की बराबर बराबर बना लिया, 51-51। अब यहाँ पर देखेंगे ना, अब इसमें आप 3 4 का रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिक आपका रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बस सिंपल सा था और कुछ नहीं था, बस इस तरीके से आपको लगाना था। समझ में आ गया है ना। तो इसमें जो आपका है कोई टाइम नहीं लगा है, कोई टाइम नहीं लगा है, कोई टाइम लगा है बताइए, समझ में आया कि नहीं आया बताइए, आ गया समझ में। अच्छा कुछ नहीं सीखा सर, चलो एक बार और बता दें, एक और बार और बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको देखिए सिखाना है तो हम तो पूरी कोशिश करेंगे आपको सिखाएं अच्छे से, है ना। एक बार बस समय दीजिएगा, एक बार हम आपको और बता दे रहे हैं। देखो क्योंकि ये सवाल को आपको सीखना है अच्छे से, और जो ये ट्रिक बताए ना, इससे आसान ट्रिक अगर मैथ में आपको मिल ही नहीं सकती है, ये भी हम बता दे रहे हैं। ये आसान, इससे आसान ट्रिक नहीं है जो हम आपको बता रहे हैं, इससे आसान ट्रिक आपकी नहीं है मैथ में जो आपको बता रहे हैं। देखो एक बार फिर से बता दे रहे हैं, पहले आप ये लिख लो, ए और बी का लाभ दिया हुआ था, ये तो आपको पता है ना, ए का लाभ कितना दिया हुआ था, देखो लिख दे रहे हैं, ए का लाभ कितना दिया हुआ था, लाभ दिया हुआ था आपका 70% दिया था। और बी का जो लाभ दिया था, लाभ दिया था कितना दिया था, बी का लाभ आपका 50% दिया था। हमने कहा इसमें 100 बढ़ा देना, यही तो बोला हमने, हमने क्या कहा 100 बढ़ा देना, यही बोला था। जब 100 बढ़ाओगे तो कितना आएगा, 170% आएगा, 170% आएगा कि नहीं आएगा। इसमें 100 बढ़ा दोगे तो कितना आएगा, 150% आएगा कि नहीं आएगा। हमने कहा इसको 170 बटे क्या करोगे, बटे 100 लिखोगे, है ना। इसको क्या लिखोगे, 150 बटे 100 लिखोगे। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 17 बटे 10 ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा आपका, इसका आएगा 3/2 आएगा, कितना आएगा 3/2। इतना आप नहीं कर पाओगे बताओ, इतना आपको नहीं कर पाओगे। ये क्या अनुपात में आप नहीं बना पाओगे कि 17:10 कितना होगा। कोई नंबर फ्रैक्शन में दिया हो, क्या उसको आप भिन्न में बदलना नहीं आता आपको, बताइए। बिल्कुल आता है आपको। अब यहाँ पे हमने लिख लिया आय, लिख लिया एक तरफ, लिख लिया व्यय। अब बोला था पहले देखो ए नंबर का था, ए वाले का आय कितना आया, हमने नीचे वाले में बोला कि नीचे वाला हमेशा व्यय होता है, ऊपर वाला आय होता है। ये अभी हमने बताया कि नहीं बताया, नीचे वाला व्यय ऊपर वाला आय। तो आय के ऊपर क्या लिखोगे, 17 लिखोगे, व्यय के नीचे क्या लिखोगे, 10 लिखोगे। बी वाले का क्या लिखा था, बी वाले का लिखा है आय, आय कितनी लिखोगे 3। बी वाले क्या लिखोगे, व्यय, ये यानी नीचे वाला जो नंबर हर में होगा वो हमेशा व्यय होता है, ऊपर वाला हमेशा क्या होता है, ऊपर वाला आपका हमेशा आय होता है। ये भी बताया हमने। क्या इतना आप नहीं लिख पाओगे, ये जो हमने कॉलम बनाया है क्या इतना आपको नहीं लिख पाओगे बताओ, क्या इतना नहीं लिख पाओगे कि आय और व्यय का रेशियो तो बनाया है बस, और फ्रैक्शन में आपको पता है कि जो नीचे वाला नंबर आया वो व्यय होता है, ऊपर वाला नंबर आय होता है। सिंपल सी बात है। हमने कहा लाभ क्वेश्चन में दिया था आपका, देखो ए का लाभ ये ग्राफ में दिया था 70% है, ये लिखा नहीं है देखो लाभ परसेंट में, और यहाँ बी का दिया 50% में। हमने कहा इसमें दोनों में क्या करो, 100 जोड़ दो, और 100 जोड़ने के बाद आप ये फ्रैक्शन में नहीं लिख पाओगे बताओ। 17/10 आया, अब बी वाले का 3/2 आया। हमने कहा ऊपर वाला जो आया है अंश में वो आय होता है, नीचे वाला हमेशा व्यय होता है, ऊपर वाला आय होता है, नीचे वाला व्यय होता है। क्या इतना नहीं कर पाओगे बताओ, इतना नहीं कर पाओगे, कोई इसमें दिक्कत थी बताओ, कितना आसान तरीका था ये, इतना तो कर ही लोगे, फ्रैक्शन को नहीं बदल पाओगे बताओ,
परसेंटेज को फ्रैक्शन में, इसमें हमने कुछ किया ही नहीं। अब बोला गया था कि आय का अनुपात 3:4 है। अच्छा, आय का अनुपात इन्होंने दे रखा था 3:4 है, तो आप बताओ डायरेक्ट का मल्टीप्लाई थोड़ा वैसे कर दोगे कि 3 यहाँ कर दो 4 यहाँ कर दो, ऐसे तो करोगे नहीं। फिर बैलेंस कैसे बराबर होगा? तो पहले हम क्या करो, पहले हमने बोला कि इन दोनों को पहले समान तो कर लो, पहले बराबर तो कर लो, तभी तो पता चलेगा 3:4 का है। जैसे मान लो एक के पास 10 है, इसके पास 10 है, हमने इसका 3 गुना कर दिया, इसका हमने 4 गुना कर दिया, ये संख्या तो कट ही जाएगी, तभी तो कहोगे 3:4 बचा है। तो सिंपल सी बात है, ऐसे 3:4 का रेशियो बनेगा नहीं। तो हमने कहा कि इसका पहले बराबर करो। बराबर कैसे किया जाता है? अब 3 का मल्टीप्लाई 17 में कर दो और 17 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो, यही तो हमने बोला है। तो अब 3 का मल्टीप्लाई 17 में करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 51 आ जाएगा। अब 3 का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, क्योंकि ये भी आपका व्यय भी तो है साथ में, तो इसमें भी करना पड़ता है, ये तो आप पता ही होगा। तो 3 का मल्टीप्लाई 10 में किया 30 आ गया। अब 17 था, 17 का अब उल्टा कर रहे हैं, इसमें 3 में तो 51 देखो आ गया, इसमें करोगे 34 आपका आ गया। अब देखो आय हमारी बराबर हो गई कि नहीं हो गई? अब ये रेशियो हमारा 3:4 बन गया। अब आपको कुछ करना ही नहीं है। अच्छा, 3:4 बोला है, तो 3:4 का मतलब है कि पहले वाली आय ये थी, ये देखो पहले वाली ए थी, ये बी थी। अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, अब 4 का कर दो, तो 3 4 का यहाँ करोगे तो 3 4 का यहाँ भी करना पड़ेगा। अब प्रश्न में पूछा गया था व्यय वाला बताओ क्या होगा, तो व्यय वाले को आप नहीं निकाल पाओगे। बताओ ये कितना आ जाएगा? ये 90 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 चौको 16, 4 त्रिक 12 और एक 13 आया था, ये आ रहा है हमारा, ये ए का है, ये बी का है। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, 45 आ जाएगा। 2 6 का 12 और 2 8 16, बताओ 45:68 आ गया। बताओ इसमें क्या आपको मेहनत करनी पड़ी है? कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ी है। हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है, 100 जोड़ के परसेंटेज करो, परसेंटेज में फ्रैक्शन में बदलो, ए बी लिखो। अब आय 3:4 के अनुपात में दिया था, अब 3 4 के अनुपात में दिया था, तो उसको पहले आय दोनों के बराबर कर लो, तभी 3 4 से मल्टीप्लाई करोगे। अब 51 51 जैसे काट भी दोगे मान लो, तो आप क्या कहोगे? 3:4 दो हो गया आय, कितनी भी आय उसकी रही हो। अब ये 3 4 का मल्टीप्लाई व्यय में भी करना पड़ेगा, अगर एक साइड में करोगे दूसरे साइड में होगा। बताओ इसमें कितना आसान था? अब आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? इससे आसान कोई ट्रिक नहीं है आपका। अब देखो दूसरा, देखो सवाल। अब इस सवाल में थोड़ा सा आपको समझाए हैं इतना डिटेल में, तब आपको लग रहा है यही हम 2 लाइन में लिख सकते थे शॉर्टकट में। अब देखो यहाँ पर एक और प्रश्न आपके सामने लिखा है कि यदि 2005 में दोनों कंपनियों की आय समान थी। देखो 2005 में कह रहा आय समान थी। अब आय समान थी, देखो आय यहाँ पे समान है कि नहीं समान है? देखो ये जो अभी हमने लिखा था आपके सामने लिखा था, ये लिखा था, ये वाला, ये देखो ये अभी हमने लिखा था आपके सामने, ये कहाँ गया? ये 51 था, ये भी 51 था। देखो 51 था कि 51, तो दोनों की आय हमारी समान आई थी कि नहीं आई थी? बोलो। दोनों की आय हमने समान कर लिया। 17 जब 3 का मल्टीप्लाई किया तो इसमें 51 आ गया, इसमें भी 51 आ गया था। तो प्रश्न बोला है कि 2005 में दोनों कंपनियों की आय क्या थी? समान थी। देखो आय हमारी समान है, देखो यहाँ भी आय समान है, यहाँ भी आय समान है। अब बोला क्या है आगे? बोला है कि कंपनी ए के व्यय का कंपनी बी के व्यय से अनुपात बताइए। तो कंपनी ए का जो व्यय था कितना था? कंपनी ए का देखो व्यय कितना था? कंपनी ए का व्यय यहाँ पर ये आ रहा था, कितना आ रहा था? कंपनी ए का जो व्यय आपका आया था, तो इसमें आप क्या बताओगे? बताओ कितना आपका आया था? जब देखो आय जब बराबर किए थे, अब ये 3 4 को भुला जाओ, 3 4 को कुछ देर के लिए भूल जाओ, ठीक है ना? ये जो 3 4 वाला ये सीन था इसको भूल जाओ। ये तो हमने बराबर तब किया था जब ये क्वेश्चन में बोला था कि इनकी आय का अनुपात दिया था 3:4। हमने ये बराबर तो कर ही लिया था। देखो यहाँ पे आपको समझाते हैं, यहाँ पर देखो आंसर इसी में आपका था, यही आंसर है। ये 30:34 लिखा है ना, यही करना था। देखो ऐसे यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देखो पहले वाले का ए लिखो, ऐसे बी लिखो, अभी हम समझा रहे हैं आपको। ये एक तरफ आय लिख लो, एक तरफ लिख लो ब्याज, ये था आपका। देखो डायरेक्ट कर रहे हैं। आय इसकी कितनी थी? पहले वाले की 17 थी, ब्याज 10 था, यानी इसकी 17 आया था, इसका 10 आया था। आया था कि नहीं आया था? दूसरे वाले में कितना था आपका? दूसरे वाले में 3 2 था, यानी इसकी आय 3 थी, इसकी 2 थी। इसके पहले जो कराया था ना, यही वाला था आपका। बोलो ये था कि नहीं था? बोलो। हमने कहा आय समान है, तो आय समान करने के लिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, इसका इसमें करोगे। अब नया वाला रेशियो क्या बन के आएगा हमारा? 17 त्रिका 51 आएगा, और 3 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, यानी 30 आएगा। 17 त्रिका 51 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा आपका? यहाँ पे 34 हो गया। देखो बोला आय समान है, आय क्या समान है क्या? हाँ है समान। बोला व्यय का अनुपात बताओ, यही अनुपात निकाल लो। तो कितना आ गया? 30 34 आ गया, 30 34 आ रहा है।
30 34 की सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पे 15 आ गया, यहाँ पे 70 आ गया। देखो 15 17 कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। लो आ गया। उसी प्रश्न से आपके लग गया कि नहीं लग गया, बताइए कितना आसान प्रश्न था। आय कह रहा समान है, आय समान कर लिया। ये इससे आसान तरीका बताओ क्या हो सकता है। आय व्यय का रेशियो आप नहीं बना पाओगे। आय समान बोला, समान कर लो, जो बचेगा व्यय का अनुपात आ गया। लो सवाल लग गया। इससे कोई ट्रिक आसान हो ही नहीं सकती है, इससे आसान आपका मैथ में कोई ट्रिक नहीं है। एक और देखो, लिखा है यदि 2002 में कंपनी ए का व्यय व्यय दिया हुआ है, कंपनी 2002 में पहुंच जाओ। कंपनी ए कहां पर है, कंपनी ए कहां पर है भाई, हमारी कंपनी ए कहां है, ये वाली है, डैश डैश वाली है, ये वाला है। तो बोला है कंपनी, पहले इसका लिखो, परसेंटेज लिखो, कितना लिखोगे, ए कितना लिखोगे। हमने बोला 100 बढ़ा के लिखना है, तो 130/100 लिखोगे, लिखोगे नहीं लिखोगे बोलो। यहाँ 30% है ना, तो 100 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 130% आपका हो जाएगा। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप सॉल्व करेंगे तो 13/10 आएगा। नीचे वाला हमने क्या बताया, व्यय होता है, ऊपर वाला हमने क्या बताया, आय होता है। अब प्रश्न में लिखा हुआ है ए का व्यय दिया है 200 करोड़, व्यय मतलब नीचे वाली वैल्यू है, यानी यही 10 बराबर दिया है, 200 करोड़ दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है कि 2002 में आय बताओ, आय हमारी कितनी है, 13 यूनिट है, 10 बराबर दिया है, 13 बराबर नहीं निकाल पाओगे, ये कितने गुना है इसका है। अगर इसको आप देखेंगे कितने गुना है आपका, ये आपका दोस्तों कितने गुना है आपका, ये 20 गुना है, तो इसका 20 गुना नहीं कर पाओगे, है ना। 20 गुना कर दो, कितना आएगा आपका, 4 करोड़ आएगा। ऑप्शन नंबर लगा दो, डी लो, लग गया। बताओ इसमें क्या आपको दिक्कत आ रही है। आय व्यय का कॉन्सेप्ट बताए हैं, नीचे वाला व्यय ऊपर वाला आय, नीचे वाला व्यय ऊपर वाला आय, जैसे क्वेश्चन दिया होगा आप लगा लेंगे तुरंत। क्या ये इससे आसान तरीका कोई आपको हो सकता है, आप भी बताइए। कोई तरीका इससे आसान नहीं होगा जो आपको बता रहे हैं। जैसे प्रश्न में कहा वैसे कर लो। हमने कहा जब भी लाभ दिया हुआ करे 100 में बढ़ा देना, 30% लाभ दिया था, 100 बढ़ा दिया हमने, 130% हो गया। परसेंटेज हटाया, नीचे बटे में 100 आया, 130/100 को काटा पीटा किया, 13/10 आया। नीचे वाला मान हमेशा हर में जो लिखा होता है व्यय होता है, अंश वाला आय होता है। यही व्यय हमारा दिया है, 10 बराबर कह रहा है क्वेश्चन में 200 है, 10 बराबर 200, तो 1 बराबर निकालोगे 20 यूनिट आएगा। हमसे पूछा है 13 बराबर, यानी आय पूछा है, आय कितनी थी, 13 थी, 13 बराबर 260 करोड़, लग गया। अब तो आप लोग भी लगा ले रहे होंगे आसानी से। ट्रिक देखो, आपको इससे आपको आसान नहीं मिलेगा जो हम आपको आसान बता रहे हैं। एक और देख लो, 9 नंबर देखिए। 9 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 2001 में पहुंचिए। 2001 हमारे पास यहाँ है, लिखा है कंपनी ए और बी का व्यय समान था, है ना। कंपनी ए और बी का व्यय समान था, चलो कोई बात नहीं। पहले हम 2001 में 2 कंपनियां हैं हमारी, कौन कौन सी हैं, एक तो आपकी ये वाली है, एक तो ये वाली है। तो ए वाली कितनी है आपकी है, ए वाली आप देखिए 9 वाले में, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे ए का 40% है, इसका मतलब ए का आपकी वैल्यू क्या हो गई, ए की वैल्यू आपकी आ गई 140%, यही तो आएगा 140%। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, यानी दोस्तों 7/5 आएगा। यानी ये आपका व्यय हो गया, और ये आपका क्या हो गया, आय हो गया। ये क्या हो गया, आपका आय हो गया। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका दूसरा नंबर पे क्या लिखा हुआ है, दूसरे नंबर पे आपका लिखा हुआ था बी वाले में। बी में पहुंच जाते हैं, कितना है बी का, देखो 145% ये वाला बी है ना, ये बी है, ये आपका ए है। तो 145% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 145% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 5 दूनी 10, 5 9 45, और 5 दूनी 10 और 0। यानी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 29/20 आया है। कितना आया है, 29/20 आया है। यानी ये हमारी आय हो गई, ये हमारा नीचे वाला व्यय होता है, नीचे वाला हमारा व्यय होगा, ऊपर वाला हमारा क्या होगा, आय होगा। बताओ इतना नहीं कर पाओगे, है ना। 2001 में कह रहा था, हम 2001 में पहुंच गए। इतना आपने आय व्यय का पता कर लिया। अब क्या बोला था कि ए और बी का व्यय समान था। देखो व्यय यहाँ पर कितना है, 5 है, यहाँ पर कितना है, 20 है। क्या आपको बराबर लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो आप क्या करो, ऊपर वाले में 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 से मल्टीप्लाई जब करोगे दोनों में करना पड़ेगा, 28 आ जाएगा। ये 4 पंचे 20 हो गया, देखो 28/20 आपका आ गया। यहाँ पे कितना था, 29/20 है। नीचे वाला व्यय है, देखो समान है कि नहीं समान है, समान हो गया। अब इसमें दोनों में करने की जरूरत नहीं थी, एक ही में कर लिया हमने, तो देखा हमारा बराबर आ गया हर वाला, तो 20 बराबर आ गया ना। तो अब देखो क्लियर हो गया। बोला था व्यय समान था, चलो व्यय समान था। कह रहा और 2001 में दोनों कंपनियों कुल आय, अच्छा दोनों कंपनियों कुल आय निकाल लो। अच्छा व्यय समान था और दोनों कंपनियों कुल आय दे रखा 342 करोड़ है। अच्छा इसकी क्या है, इसकी 29 है, इसकी 28 है। पहले वाले का आय क्या था, 28 है, और दूसरे वाले का आय क्या है, 29 है। 28 29 जोड़ो कितना आएगा, 57 आएगा। कितना आएगा, 57 यूनिट आएगा। यही 57 यूनिट हमारा दे रखा 342 करोड़ के। ये इसका कितने गुना है, आप बताइए कितने गुना है। ये आप करेंगे ना तो कितनी बार आएगा, 6 गुना।
यानी दोस्तों ये इसका 6 गुना है। हाँ ना, ये इसका 6 गुना है। अगर ये 6 गुना है तो हमने कहा बताइए इसका वो क्या होगा, व्यय कितना होगा। तो व्यय आपका कितना है, व्यय मतलब 20। 20 बराबर कितना आएगा आप बता सकते हैं, 20 बराबर कितना आएगा। तो 20 बराबर आपका आ जाएगा, यहाँ पे निकाल लेते हैं 20। 20 यूनिट बराबर निकालो कितना आएगा, क्योंकि व्यय हमको निकालना है। तो 20 बराबर निकालोगे तो कितना आपका आ गया, 120 आ गया। कितना आ गया, 120 आपका आ जाएगा। देखो दोनों कंपनियों को कुल दिया हुआ था, तो आपको व्यय पता चल गया कितना आ गया। व्यय हमारा कितना था आपका, दोनों कंपनियों को आय दिया हुआ था और व्यय निकालना है, तो व्यय कितना आपका आ गया, इतना आप कर लेंगे। नहीं नहीं, व्यय कितना है, 20 20 40 है, सॉरी व्यय आपका 40 है, क्योंकि 20 पहले वाले का था, 20 अब वाले का है। तो 40 यूनिट की वैल्यू निकालना है। तो 40 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा, इसका 6 गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, 6 गुना। ये कितना आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 240। कितना आपका आ जाएगा, 240। यानी व्यय हमारा कितना आ गया दोस्तों, 240 करोड़ आ गया। और आय हमारी कितनी आ रही थी आपकी, आय तो क्वेश्चन में दिया ही था 342 करोड़। अच्छा 342 करोड़ में आपसे लाभ पूछा गया, लाभ का फार्मूला होता है आय माइनस व्यय। यानी 342 में से आप 240 को माइनस नहीं कर पाएंगे, बताइए। 240 जब माइनस कर देंगे कितना आपका आएगा, 102 करोड़। कितना आपका आएगा, 102 करोड़। बस हो गया। देखिए वही एक ही कॉन्सेप्ट है आपका, जो हमने आपको बताया फ्रैक्शन वाला, वही आपका कॉन्सेप्ट है ना, वही कॉन्सेप्ट आपका है। आय व्यय हमने कर लिया, ठीक है ना। और यहाँ पर लिखा हुआ था कि व्यय समान, हमने व्यय समान कर लिया। व्यय समान करने के बाद हमने देखा कि आय टोटल पूछा, तो टोटल आय 57 यूनिट हो रहा है। 57 यूनिट बराबर दिया 342। तो हमने टोटल आय व्यय निकाल लिया, 40 यूनिट बराबर कितना आया, 240। अब आय में से व्यय को माइनस कर देंगे, क्या निकल के आ गया, लाभ। अगला बताओ। एक और प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि 2003 में कंपनी बी का व्यय, कंपनी बी का जो व्यय दे रखा है ना, पहले 2003 में पहुंच जाओ। और कंपनी बी हमारे पास ये है, कंपनी बी का व्यय दिया हुआ है। तो पहले तो आप ये करिए कि 160% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए, कितना होगा, 00 2/16 2×5 = 10। यानी आप ये कह सकते हैं जो बी हमारा आया है वो 8/5 आया है। ये हमेशा व्यय होता है और ये हमेशा क्या होता है, आय होता है। इतना आपको पता चल गया। बी कंपनी का जो व्यय दिया है ना, ये व्यय यही 5 यूनिट, यानी यही वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया है, 200 करोड़ है। 5 बराबर 200 है, तो 1 बराबर कितना आपका आ जाएगा, 40 आएगा। हमसे 8 बराबर पूछा है, तो कितना आपका आ जाएगा, 320 करोड़। यानी आय हमको पता चल गई। बी की हमको आय पता चल गई कितनी है, बी की जो आय है हमको पता चल गई, ये कितनी है आपकी, 320 करोड़ है आपके, 320 करोड़ है। लेकिन आगे लिखा हुआ है कि 2003 में कंपनी जो बी की आय है ना, वो 2006 में उसके खर्च के समान थी। यानी जो आपका 2006 का जो खर्च है ना, 2006 का जो खर्च आया है कंपनी बी का ही है, बी का जो 2006 में जो खर्च आया है, 2006 में जो खर्च आया है वो इसी के बराबर है। इसी मतलब यहाँ पर 320 करोड़ के बराबर है। 2006 में जो कंपनी बी का जो खर्च है ना, उसी के समान है। यानी कि जो कंपनी बी की जो आय आई है ना, वही 2006 का जो बी का जो खर्चा है उसके समान कह रहा है। यानी वही हम समान लिख लिया। अब देखो कंपनी बी की आय पूछा है, कोई बात नहीं है। कंपनी बी की हमसे क्या पूछा है, आय पूछा है, आय कितनी होगी। तो कंपनी बी की देखो आय कैसे निकाल, कितना था, 150% लेना था, ठीक है ना। ये था आपका 5×3 = 15 और यहाँ पे 5×2 = 10। यानी यहाँ पे आपका आएगा 3:2 आएगा। यानी ये आपका व्यय था और ये आपकी आय थी। तो 2 बराबर क्वेश्चन में दिया था आपका, यहाँ पर कितना दिया था आपका, देखो ये वाला प्रश्न था आपका, ये आपको दिया गया था 2 बराबर दिया था आपका 320 के बराबर। आपसे 3 बराबर पूछा था, है ना। तो ये आपका कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 160 गुना, इसका करेंगे 480 है। कितना आएगा, 480, ऑप्शन नंबर बी। देखो यहाँ पर ग्राफ में आपका ये वाला बी था ना, ये ब्लैक कलर का है, ये वाला था आपका, हमने गलती से ए वाला कर दिया था, तभी आंसर नहीं आ रहा था। तो देख रहे हैं ना, ये जो सवाल आपका था इसी में आपका कॉन्सेप्ट था, पूरा फ्रैक्शन बेस्ड था और कुछ नहीं था। सारे का सारे सवाल हमने लग गया आपका, ये चीज समझाया है डिटेल में, इसलिए समय लगा है। जब आप 6 अलग अलग वर्षों के दौरान अलग अलग कंपनियों में शामिल होने वाले वितरण भागीदार हजारों में संख्या दर्शाई गई है। संख्या हजारों में, चलो कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न आपका 81 नंबर है। यहाँ पर इसी तालिका से प्रश्न का आंसर आपको देना है। तालिका आपको दिख रही है। अब प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, फिर आपको आंसर देना रहेगा। इसका आंसर क्या होगा, चलिए लिखा हुआ 2017, लिखा हुआ 2017 से 2021 तक। 2000 कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है
2017 से 2021 तक, है ना, मित्रा में शामिल होने वाले डिलीवरी भागीदारों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करिए। अब 2017 से लेकर, पहले तो मित्रा में बोला है तो मित्रा वाला ये कॉलम बना है, मित्रा में पहुंच गए, लिखा है 2017 की वैल्यू ये हो गई। फिर लिखा हुआ 2021 तक, मतलब 2017 चले 2021 आपका ये आ गया। लिखा प्रतिशत वृद्धि बताइए। अच्छा, ये सब बढ़ी तो रहा है, यानी पहले आपका 5.6 था, अब आपका 7.2 हो गया। कितना बढ़ा, यही परसेंटेज पूछा गया है। तो 5.6 पहले था, अब हमारा हो गया है 7.2। कितना बढ़ा, आप वृद्धि निकालेंगे तो 7.2 में 5.6 घटाएंगे, 12 में 6 गया 6, 6 में 5 गया 1.6 आएगा। अच्छा, ये बढ़ रहा है यहाँ से, तो जो प्रारंभिक मान होता है, हमने बताया जब भी वृद्धि कहेगा तो कम से ज्यादा की ओर चलेंगे, और जहाँ चलते हैं वो वैल्यू हमेशा नीचे लिखते हैं, है ना। जितनी आपकी वृद्धि हुई वो तो लिखना ही है, और जो जहाँ से स्टार्ट हो रहा था, जहाँ से स्टार्टिंग किए थे, वो वैल्यू हमेशा नीचे आएगी। परसेंटेज में पूछा गया 100 से गुणा कर देंगे, दशमलव आप हटा सकते हैं। 4 एक चौको 16 होता है, 4 एक कम 4, 4 चौको 16। फिर इसके बाद आपका कट रहा है क्या, 2 से कटेगा, यहाँ पर आएगा आपका 50, यानी 7 का भाग आपको देना पड़ेगा 200 में। 7 चौको 28 होता है, नहीं 7 दूनी 14 होता है, 28 तो ज़्यादा हो जाएगा। 7 दूनी 14 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 0 आएगा, 7 अट्ठे 56, फिर दशमलव में आएगा, यानी 28 दशमलव में कोई ऑप्शन दिया है क्या, ऑप्शन नंबर बी दिया है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसलिए कोई भी तालिका आएगी, वो जैसे प्रश्न में बोले, जो चीज़ कहे वैसे ही करना है। 2017 से 2021 बोला है तो आप सबको मत जोड़िएगा। 2017 में देखिए वैल्यू हमारी 5.6 थी, 2021 में कितना हो गया 5.6। देखिए पहले कुछ बढ़ा 6.3, 6.5, इससे मतलब नहीं, लास्ट देखिए, लास्ट और शुरू, बस इतना आपको देखना है और कुछ नहीं। कितनी वृद्धि हुई आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। समझ में आ गया सभी को। आगे बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न भी आपका तालिका का वही है, सेम है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, लिखा हुआ है 82 नंबर में लिखा हुआ है, किस वर्ष फ्लिपकार्ट कंपनी में शामिल होने वाले वितरण जो है भागीदारी की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में कमी दर्ज की गई। अच्छा, किस वर्ष फ्लिपकार्ट की बात हो रही, तो पहले तो फ्लिपकार्ट वाले में पहुंच जाओ। फ्लिपकार्ट में पहुंच गए, बोला है कि वितरण भागीदारों की संख्या जो है पिछले वर्ष की तुलना में कमी की गई है। पिछले वर्ष का मतलब होता है कि पहले मान लो ज़्यादा है तो अगली बार कम हो गई, तभी तो कंपेयर करेंगे। चलो ये 2016 में देखिए, पहले था 4.5, अब 5.4 हो गया, वृद्धि हो रही, ये तो होगा नहीं। 5.4 से फिर आपका आ रहा है 7.2 आ रहा है, ये भी वृद्धि हो रहा है। अच्छा, ये वाला देखिए, ये वाला ध्यान से देखिए, ये वाला, ये 7.2 से आपका 7.2 से 5.6 हो रहा है। कमी सिर्फ आपका इसी में दिख रहा है 2018-19 में। तो प्रश्न क्या बोला है, किस वर्ष जो है फ्लिपकार्ट कंपनी में शामिल होने वाले वितरण भागीदारी संख्या पिछले वर्ष की तुलना में कमी दर्ज की गई है। अच्छा, पिछले वर्ष की तुलना में करेंगे तो आंसर तो देखिए यहाँ पर आपको 2019 लगाना है, कंफ्यूज नहीं होना कि 2018 होगा। देखिए प्रश्न आपसे बोला है पिछले वर्ष की तुलना में, यानी हम ये कहेंगे कि 2019 में जो हमारा है 5.6 है, अब पिछले साल था 7.2, उसी की तुलना में तो आपका है ये कम, तो इसलिए आंसर क्या लगाएंगे 2019, और कुछ नहीं करना है, बस 2019 आपको ऑप्शन लगा देना है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, समझ में आ गया सभी को, है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर बोला गया है कि दिए गए सभी 6 वर्षों में अमेजॉन कंपनी में शामिल होने वाले वितरण भागीदारों की औसत संख्या लगभग कितनी है। अच्छा, अमेजॉन कंपनी आपकी ये है। अच्छा, इन सब को जोड़ लो, औसत निकालना है ना। जोड़ लो, कितना आएगा 4, 8, 12, 2, 14, 14, 9 कितना होता है 23, 23, 2, 25, हासिल 2 लगेगा कैरी, 2, 2, 4, 5, 3, 8, 3, 11, 4, 15, 15, 5, 20, 15, 5, 20 आएगा। दशमलव एक अंक में लगा लो,
कितने हैं यार देखो 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग कर दो, है ना। 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 त्रिक 18 आएगा, फिर आएगा 2 आएगा, 6 चौको 24, लगभग 3.42 आ रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से इसे भी लगा सकते हो, कोई इसमें ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगने वाला। अगला प्रश्न देखेंगे 84 नंबर। 84 नंबर में क्या पूछा गया है, अलग अलग 6 वर्षों में ये भी दिया है, बोला है कि 6 वर्षों में जो कंपनी है फ्लिपकार्ट और स्विगी में शामिल होने वाले वितरण भागीदारों का अनुपात बताना है। अच्छा, फ्लिपकार्ट आपका ये है, स्विगी आपका ये है, अब बोला शामिल होने वाले जितने, अब सबको जोड़ना होगा। अब देखो सवाल ने कितना दिमाग लगाया, अमेजॉन तो पहले जुड़वा लिया था लेकिन उसका नहीं दिया है, फ्लिपकार्ट स्विगी का पूछा, जोड़ लो क्या आएगा, पहले फ्लिपकार्ट जोड़ लेते हैं। 5 4 9 2 11 11 6 17 17 4 21 21 2 23 होता है, ये फ्लिपकार्ट का है, 23 हुआ, 2 कैरी हुआ, 4 2 6 5 11 11 7 कितना होता है 18 18 5 23 23 6 29 29 और 7 36 आएगा आपका, है ना। अब फ्लिपकार्ट के बाद आप स्विगी का लिख लेते हैं यहाँ पे। स्विगी के देखिए 2 5 7 4 11 11 8 19 19 2 21 21 6 कितना होता है 27 27 आएगा, 2 कैरी हो गया, 2 हासिल, 2 1 3 4 2 6 2 8 3 11 3 14, दशमलव 1 अंक में लग गया। दशमलव पहले हटा दीजिए, इसको 3 से काटिए, 3 से काटेंगे 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 एकम 3, ये आएगा 3 चौको 12 3 27, 121 अनुपाते कितना आ रहा है 49। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से ये भी तालिका का सवाल आप आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए तालिका में पूछा गया है ना, 5 सवाल आते हैं, ये 85वां नंबर है। लिखा 2017 में स्विगी में शामिल वितरण भागीदार वर्ष 2018 में टोमेटो में शामिल वितरण भागीदार के कितने % है। अच्छा 2017 में देखिए कितना है भैया, स्विगी में पहले पहुंचो, स्विगी ये है, और 2017 में कितना है ये 1.5 है। इसके बाद 2018 में टोमेटो में पहुंचिए, 2018 ये है, और टोमेटो वाला हमारा ये है, टोमेटो वाला ये है, ये 2 वैल्यू है ना। तो क्या बोला है कितने % क्या है आपका, लिखा है यहाँ पर आपका क्या था कि स्विगी में शामिल वितरण भागीदार 2018 में कितने % है। अच्छा कितने % बोला है, अच्छा भागीदार के मतलब किस में लगा, टोमेटो में लगा है, यानी ये नंबर हमेशा नीचे लिखेंगे। तो पहले आपको लिखना है 1.5 और बटे में आएगा 2.1 इंटू 100, क्योंकि लिखा है ना टोमेटो में शामिल वितरण भागीदार के का मतलब इसको अपान में लिखना है। अब दशमलव आप हटा सकते हैं, 3 5 15 होता है, 3 7 21 होता है। 7 का भाग जब आप 500 में देंगे ना तो कितनी बार जाएगा, 7 7 कितना होता है 49 होता है ना। फिर 1 आएगा 0, 71 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर 1 मतलब ए नंबर पे ही दिया है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, है ना। इस तरीके से आपको तालिका में देखा कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे प्रश्न का है वैसे करेंगे, आराम से लगा लेंगे, है ना, आराम से लग गया। चलिए एक और देखते हैं, एक प्रश्न आपके सामने और है, लिखा हुआ नीचे दिए गया जो है वृत्त दिया गया है 8 विभिन्न कंपनियों के द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या को दर्शाता है। इन सभी 8 कंपनियों के द्वारा बेचे गए ट्रक की कुल संख्या कितनी दिया है, 4000। एक विशिष्ट कंपनी द्वारा बेचे गए ट्रक की संख्या को इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रक की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में आपका दर्शाया गया है। तो देखिए इस पाई चार्ट को आप ध्यान से देख रहे होंगे, सब लिखा हुआ टोटल आपका 100% आपका होगा। यहाँ पर प्रश्न आपका 91 नंबर क्या पूछा है, लिखा हुआ है बी सी एफ और एच। बी हमारा ये है, सी हमारा ये है, एफ हमारा कहाँ पर है, एफ हमारा ये है, एच हमारा ये है। मतलब बोला गया है कि बी सी एफ और एच बेचे गए ट्रकों की जो संख्या है और इन सभी 8 कंपनियों के द्वारा बेचे गए संख्या से कितना कम है। अच्छा इन सबको पहले जोड़ लो,
यहाँ पर देखो जोड़ लो, यहाँ पर 18 हो गया, 27 हो गया, 7 हो गया और आपका कितना है 14 है। जोड़ लो पहले कितना आ रहा है, तो 7 7 7 4 11 7 18, ये 27 है। 7 4 11 7 18, 18 8 26 हो गया और 2 कैरी, 2 1 3 3 2 5 1 6, 66% आया है। और टोटल हमारे पास तो 100% है, क्योंकि टोटल जो 8 कंपनियां जो हैं बेचे गए ट्रकों की संख्या भैया टोटल 100% है। ये 66 है तो कितना कम है, सिंपल सी बात है 46% कम है ना, 46 ही तो कम है। विकल्प आपका डी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। नहीं 46 नहीं 34 होगा, क्योंकि 100 में 66 घटाएंगे तो कितना आएगा, 34 आएगा। 34 लगाइए, है ना, 34 होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये होगा, ठीक है ना, 34% होगा ऑप्शन नंबर ए। 100 में 66 कम करेंगे तो कितना आएगा, 34 ही तो आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए ट्रकों की कुल संख्या जो है, आपकी संख्या यहाँ 4000 मेंशन कर रखा है। लिखा हुआ है कंपनी सी और एफ द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या में अंतर क्या है। तो कंपनी देखिए सी कहाँ पर है, ये है। एफ कहाँ पर है, एफ आपका ये है। दोनों में अंतर पूछा गया है ना। चलो अंतर देखिए बताना है। अच्छा अंतर कितने का हो रहा है, 11% का हो रहा है। अच्छा संख्या पूछा है। अच्छा ये जो संख्या कुल दिया है ना 4000, तो ये मान के चलिए कि 100% की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 4000। टोटल तो आपको 100% था, अंतर इन दोनों का आया है 11%। 11% आपसे पूछा है तो क्या करते हैं, पहली वाली संख्या है उससे भाग लिखेंगे और जिसका पूछ रहा है उससे गुणा कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है। तो इससे 0 0 काट लेंगे, 11 0 0, 11 चौको कितना होता है 44, यानी 440। यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले सी और एफ का अंतर हमारा आया था परसेंटेज में 11%, और ये जो 4000 कुल संख्या दिया था यानी 100% की वैल्यू तो दिया था, इधर हमारे 100% हो रहे हैं, संख्या में हो रहा है 4000। इससे कंपेयर कर लेंगे, 11 का पूछा है 100 से भाग करते हैं, 11 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है। लिखा हुआ है कंपनी जो है CDE द्वारा बेचे गए ट्रकों की कुल संख्या का कंपनी B और G द्वारा बेचे गए ट्रकों की कुल संख्या से अनुपात पूछा है। तो पहले आप क्या करिए, CDE निकालिए। C हमारा कितना है ना, देखिए C का पहले ये C देखिए 18 है, और D कितना है, D आपका कहाँ है, D है 12, और फिर E कितना है, E आपका है 3। इनको जोड़ लो, यहाँ पर 18 12 और 3 कितना आएगा, है ना, 18 12 3 जोड़ेंगे तो आपका 33% आ जाएगा। 33% आपका आ जाएगा। ये जो हमने आपका लिखा था ये आपका कौन सा था, ये आपका था C D और E था आपका, ठीक है ना। अब अगले बार इसका आएगा नंबर B और G का आएगा, B और G। अच्छा B वाला देखिए कितना है, B वाला 27 है, G वाला आपका 6 है। 27 और 6 को जोड़ लीजिए, है ना, 27 + 6 कितना होता है 33%। अच्छा इनका रेशियो पूछा है, अनुपात काटेंगे तो 1:1 आएगा, 1:1 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, पहला ही विकल्प आपका आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 94 नंबर। बोला गया है कंपनी जी द्वारा बेचे गए ट्रकों की जो संख्या है कंपनी ई द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या से कितने % अधिक है। अच्छा कंपनी जी हमारा कहाँ है, कंपनी जी हमारा ये है ना, और कंपनी ई कहाँ पर है, कंपनी ई हमारा ये है, ई है ना। अब देखिए 6% है आपका, और क्या है 3% है आपका। प्रश्न बोला गया कितने % अधिक है, अधिक के लिए यहाँ चलेंगे, 3 से 6 में चल रहे हैं, कितना अधिक है 3। अपान में क्या लिखेंगे, जहाँ से स्टार्ट करते हैं वो वैल्यू हमेशा नीचे लिखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर कितना आएगा 100%। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपको लगा देना है। चलिए यहाँ पर देखिए 95 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है किन दो कंपनियों के द्वारा बेचे गए ट्रकों की जो संख्या है कंपनी ए द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या के बराबर है। किन दो कंपनियों के द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या, अच्छा बराबर है लिखा है कंपनी ए द्वारा। अच्छा कंपनी ए द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या कितनी है ना, कंपनी ए द्वारा जो है आपका, तो पहले तो आप ये देख लीजिए कंपनी ए में हमारा है 13%, कंपनी ए में कितना है दोस्तों 13% है। अब ऑप्शन मिलाइए, इसमें ई और जी को जोड़िए, ई हमारा 3 है
और जी हमारा कितना अच्छा है 6 3 9, ये हो नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर पहला आपका हो नहीं सकता है। एफ और जी को देखिए जोड़ने पर 9 आना चाहिए। एफ हमारा यहाँ पर कितना है, एफ हमारा दिया है यहाँ पर 7 है। जी हमारा कितना दिया है, जी हमारा कितना दिया 6% है। अच्छा एफ और जी को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 13%। इसका मतलब ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा।